जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में। जैसे मैंने आप लोगों को एक स्टडी वीडियो सेशन में बताया था कि 35 टॉपिक आपके आरओ और पीसीएस के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जहां से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने मैक्सिमम प्रश्न पूछता है। तो उन्हीं 35 टॉपिकों में से आज हम 5 टॉपिक को कवर करेंगे। ये पार्ट 1 होगा और आप इसको स्पीड 2 करके आप इसको वॉच कीजिएगा। इसी सेशन से आपके एग्जाम में कम से कम डायरेक्टली 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अगर आप पहली बार हैं, देखिए ये वीडियो तो आप लोग के रिक्वेस्ट पे बनाई गई है, लेकिन अगर आप पहली बार हैं तो आप इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाता है और अच्छे कंटेंट मिलते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा केंद्रीय बजट। और देखिए, हम इसमें फैक्ट, कॉन्सेप्ट और टेस्ट तीनों देखेंगे। उत्तर प्रदेश के बजट में भी फैक्ट, कॉन्सेप्ट और आपका टेस्ट देखेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, उसके बाद सरकार के जो लक्ष्य हैं और जो विश्व में जो सूचकांक जारी होते हैं, इंडेक्स जारी होते हैं वो, और उसमें भारत की स्थिति। यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा केंद्रीय बजट। तो दोस्तों, केंद्रीय बजट एक्चुअल में है क्या बजट, उसको आप जान लीजिए। जहां से प्रश्न बनेगा सिर्फ मैं उन टॉपिकों को ही आपके सामने रखूंगा। देखिए, आपसे प्रश्न क्या बनता है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको सिंपली हम बजट कहते हैं, जिसको हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है या फिर किस में इसका प्रावधान है। तो दोस्तों याद रखेंगे, अनुच्छेद 112 बहुत महत्वपूर्ण है, अपने जहन में बिठा लीजिए। अनुच्छेद 112, ठीक है, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है और उसी को हम सरल भाषा में बजट कहते हैं। ठीक है, अब बजट है क्या, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप एक वर्ष में, ठीक है, आपके घर की ही बात मान लीजिए, आपके एक वर्ष में कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे और एक वर्ष में उन पैसों को आप कहाँ कहाँ पे खर्च करेंगे कि आपका एक तरह से विकास हो, ठीक है, आपका घर परिवार अच्छे से आगे चले। तो उसी तरह से जब हम देश में देखते हैं तो एक वर्ष के भीतर, ठीक है, एक जो वित्तीय वर्ष होता है उसके भीतर सरकार के पास कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ पे खर्च करने हैं सरकार को, इन सभी विवरण को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बजट कह देते हैं। और इसको हम संवैधानिक भाषा में वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, ये छोटे मोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप क्लियर करके चलिए। अगर आपसे बजट शब्द का अर्थ पूछ लिया जाए तो यहाँ पे बजट शब्द का अर्थ है दोस्तों, तो बजट शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला। आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोरिलेट मत कीजिएगा, ठीक है, चमड़े का थैला। अब बजट शब्द का अर्थ चमड़े का थैला, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों देखिए, पहले क्या है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में या फिर जनता के सामने प्रस्तुत की जाती थी तो चमड़े के थैले में रख के वो सारे डॉक्यूमेंट आते थे, ठीक है। और अब क्या है, अब वही सब चीज़ें टैबलेट के माध्यम से आपके सम्मुख रखी जाती हैं, ठीक है। तो आप बजट शब्द का अर्थ जान चुके हैं, जिसका अर्थ है लेदर बैग। चलिए अब हम बात करते हैं मुख्यतः कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। जैसे आपसे प्रश्न बने कि अंतरिम बजट क्या होता है या फिर अंतरिम बजट का प्रावधान सर्वप्रथम कब आया, ये शब्द किसने कॉइंट किया, इन सभी फैक्ट के ऊपर प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो अंतरिम बजट होता क्या है एक्चुअली दोस्तों, आम चुनाव से पहले भारत सरकार द्वारा अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है। किस लिए किया जाता है कि चुनाव तक, ठीक है, जब तक सही मायने में बजट नहीं आ जाता तब तक जो खर्च है, लेन देन है, वो कहाँ से होगा, ठीक है, उसके लिए जो बजट पेश किया जाता है तो उसको अंतरिम बजट कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और ये तभी आता है जब आम चुनाव हो जिस वर्ष, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, अब हम बजट से जुड़े उन स्टैटिक पोर्शन के ऊपर बात करेंगे जहां से हमेशा प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पहला क्या बनता है कि भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने का ख्याति या फिर ये किसके नाम से दर्ज है। तो दोस्तों सबसे अधिक बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई जी ने। कितनी बार किया है, तो उन्होंने 10 बार किया है। और कुछ विशेष वर्ष भी हैं, जैसे 1964 और 68 विशेष वर्ष है, जिसमें उन्होंने जो बजट है अपने जन्म दिवस के अवसर पर पेश किया था। उनका जन्म डेट है 29 फरवरी, एक तरह से लीप ईयर भी होता है 29 फरवरी, आपको पता होगा, 4 वर्ष में एक बार आता है, ठीक है। तो ये दोनों डेट भी इंपॉर्टेंट है, 29 फरवरी 1964 और 1968 में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य फैक्टों के ऊपर। आपसे प्रश्न क्या बनता है, किस वर्ष के बजट को दोस्तों ब्लैक बजट कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे 1973 और 74 में एक घटना घटित हुई थी, जो बजट घाटा है वो 550 करोड़ रुपए का हो गया था, और इसीलिए 1973 और 74 के बजट को ब्लैक बजट भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, जो आर वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी जी हैं, ये
वित्त मंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति का पद भी इन्होंने धारण किया है। आप ये भी याद रखेंगे। नाम क्या है? आर वेंकटरमण और प्रणब मुखर्जी। देखिए 2024 का यानी मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के बजट को देखने से पहले ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। भारत में पहली बार कारपोरेट टैक्स की शुरुआत किस बजट में की गई थी? किसके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? ऐसा प्रश्न बने तो दोस्तों 1987 के बजट में, उस समय राजीव गांधी, ठीक है, ये राजीव गांधी के द्वारा कारपोरेट टैक्स का प्रावधान किया गया था 1987 के बजट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों ये हैं आर षणमुखम शेट्टी जी, ठीक है। इन्होंने 1948 और 49 के अपने बजट में, ठीक है, बजट भाषण में अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग किया था। नाम क्या है? आर षणमुखम शेट्टी जी, ठीक है। देखिए अगर सेशन आपको पसंद आए, वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सारे टॉपिक्स आपको क्लियरली समझ में आए तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसमें अन्य फैक्ट के ऊपर। भारत में 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला बजट पेश किया गया था। आपसे प्रश्न बनेगा कि 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहला बजट पेश किसने किया था? तो उनका नाम है जेम्स विल्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, जेम्स विल्सन। 7 अप्रैल 1860 को अपना पहला बजट इन्होंने पेश किया था, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य फैक्टों के ऊपर। आपसे प्रश्न क्या बन सकता है कि कब से जो बजट है वो सुबह 11 बजे से पेश हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए साल 2000 तक शाम 5 बजे बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2001 में बजट पेश करने का समय में बदलाव हुआ और तब से ये सुबह में 11 बजे से पेश किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देखेंगे, 2001 से हर बार सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाता है। शाम 5 बजे बजट पेश करने की जो परंपरा है, अगर प्रश्न बने कि किसने शुरुआत करा था, तो दोस्तों 1924 में सर बेसिल ब्लैकेट ने, किसने? सर बेसिल ब्लैकेट ने शुरू किया था शाम को 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा। लेकिन 2001 में यह परंपरा टूटकर सुबह 11 बजे आके शिफ्ट हो गई है, ठीक है। कब से? 2001 से, ठीक है। देखिए सभी फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करेंगे मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट, ठीक है। तो ये किस डेट को आता है दोस्तों? ये 23 जुलाई 2024 को पूर्णकालिक बजट आता है। अब यहाँ पे देखें ये बजट किसके द्वारा पेश किया गया है, ऐसा प्रश्न बने तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, और यह इनका 7वां बजट है। कौन बजट है दोस्तों? लगातार 7वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है। चलिए बात करते हैं अन्य फैक्टों के ऊपर। तो ये बात हमने कर लिया है, इन्होंने मोरारजी देसाई को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया, क्योंकि मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किया था और निर्मला सीतारमण लगातार 7 बार बजट पेश कर चुकी हैं, ठीक है। तो इस मामले में निर्मला सीतारमण आगे निकल गई हैं। अब आपसे यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा कि 18वीं लोकसभा का जो संसद सत्र है वो कब स्टार्ट हुआ? तो दोस्तों 22 जुलाई से शुरू हो गया, ठीक है। और पहले दिन पेश हुए जो आर्थिक सर्वेक्षण के बाद 23 जुलाई को बजट आ गया, ठीक है। और इसमें देखें ये तो सारे फैक्ट आपने देख रखे हैं, ठीक है। और एक तरह से हम देखें वार्षिक वित्तीय बजट पेश किया गया और मोदी सरकार का ये 11वां पूर्णकालिक बजट होगा, ठीक है। कौन सा दोस्तों? जो 7वीं बार बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अब हम बजट के ऊपर डायरेक्टली बात करने से पहले कुछ अन्य महत्वपूर्ण अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान में बजट के लिए बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द प्रयोग किया गया है। याद रखेंगे निर्मला सीतारमण जी ने 7 बार बजट पेश किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की बात करें तो इनके बारे में हमने बात कर लिया, 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। और इनके बाद जो पी चिदम्बरम जी हैं इन्होंने 9 बार बजट पेश किया है और प्रणब मुखर्जी जी 8 बार, ठीक है। तो सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई, उसके बाद पी चिदम्बरम और उसके बाद प्रणब मुखर्जी जी ने पेश किया है और उसके बाद निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बजट के बारे में ना 2 इंपॉर्टेंट एक तरह से बिल हैं और इनको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं। अब वो बिल क्या है? देखिए एक तो है फाइनेंस बिल और दूसरा है एप्रोप्रिएशन बिल। फाइनेंस बिल को हिंदी में वित्त विधेयक कहते हैं और जो एप्रोप्रिएशन बिल है इसको हम विनियोग विधेयक कहते हैं। अब वित्त विधेयक में क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या ब्यौरा होता है? इसमें सरकार की कमाई का लेखा जोखा होता है कि सरकार कहाँ से कमाई करेगी, ठीक है, और कहाँ से कितने % इसको आय आएंगे। और जो विनियोग विधेयक है इसमें सरकार के खर्च के हिसाब किताब होते हैं। तो ये दोनों आपको विधेयक याद रखना है। बजट में 2 विधेयक पेश किए जाएंगे, एक क्या होगा? फिनेंस बिल और एक होगा एप्रोप्रिएशन बिल। एक को हम क्या बोलेंगे? वित्त विधेयक और एक को बोलेंगे विनियोग विधेयक। अब देखिए हम वित्त विधेयक के ऊपर बात करें तो इस बार के जो वित्त विधेयक में चर्चा है कि चलो ठीक है पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे वो चीज़ आप देख लीजिए।
इसमें सबसे अधिक जो पैसे आने वाले हैं दोस्तों, आप इन परसेंटेज के आधार पे देख लीजिए। यहाँ पे देखें, उधारी और जो अन्य देता है ये 27% का है, और जो आयकर है दोस्तों ये 19% का है। ठीक है, तो आयकर एक तरह से डायरेक्ट आप देखेंगे अपना रोल प्ले सबसे अधिक कर रहा है। ये तो उधारी और अन्य देता है, ये तो अलग चीज हो गई, लेकिन आयकर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे निगम कर से अधिक है। निगम कर कितना है? 17%। ठीक है, और आयकर कितना है दोस्तों? 19%। तो आयकर से अधिक पैसे आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जीएसटी से कितना है? 18%। तो देखेंगे एक तरह से अगर आपको हायरार्की में लगाने के लिए पूछ लिया जाए कि भारत सरकार के पास जो वित्त विधेयक है, ठीक है, तो उसमें जो पैसे आने का क्रम है, सर्वाधिक पैसे कहाँ से आते हैं, सर्वाधिक धन कहाँ से आता है, तो दोस्तों सर्वप्रथम आप लगाएंगे इनकम। ठीक है, जो इनकम टैक्स है, उसके बाद इनकम टैक्स के बाद किस में से आ रहे हैं दोस्तों? जीएसटी। ठीक है, और जीएसटी के बाद किससे आ रहे हैं दोस्तों? ये आ रहे हैं आपके कारपोरेट टैक्स से। ठीक है, ये तीनों क्षेत्र आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे, इनकम टैक्स, जीएसटी और कारपोरेट टैक्स। बाकी उधारी और अन्य देता है तो 27% का कंट्रीब्यूशन है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। बाद में देखिए, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है वहां से कितने आ रहे हैं दोस्तों? 5%। ठीक है, और यहाँ पे एक तरह से देखें, कर भिन्न प्राप्तियां कितनी है? 9% का कंट्रीब्यूशन है। सीमा शुल्क मोस्ट इंपॉर्टेंट 4% का योगदान है, और जो ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां हैं वहां से 1% का कंट्रीब्यूशन इसमें होने वाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कहाँ पे ये खर्च होंगे। जैसे आपने देख लिया कि प्राप्तियां कहाँ से हो रही हैं, अब भाई खर्च भी तो होगा। जो आपने अभी देखा एक एप्रोप्रिएशन बिल यानी कि विनियोग विधेयक, अब ये पैसे कहाँ जाएंगे? तो सर्वाधिक पैसे किसमें खर्च होंगे, आपको इसे क्या करना है? नोट डाउन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक सेक्टर जिसको हम करों एवं शुल्क में राज्य का हिस्सा देख रहे हैं। ठीक है, तो जो स्टेट है, जैसे सेंटर इस बारी बिहार को और आंध्र प्रदेश को मालामाल की है ना, तो यही बात है यहाँ पे कि करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा बजट में से 21% चला जाता है। उसके बाद जो सरकार ब्याज भुगतान करती है वो 19% उसमें चला जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए, हमने देख लिया करों एवं शुल्कों में, उसके बाद ब्याज भुगतान में, और तीसरे स्थान पे कहाँ पे देखेंगे कि जो केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है उसमें रक्षा और सब्सिडी पर जो पूंजीगत परिव्यय है उसको छोड़कर अगर हम देखें तो 16% का इसमें व्यय हो रहा है। किसमें? केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, रक्षा और सब्सिडी पर जो पूंजीगत व्यय है उसको छोड़कर। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें कहाँ पे दोस्तों, 16% के बाद अगर हमारा सबसे बड़ा डाटा है तो दो जगह पे देखेंगे आप। एक तो जो वित्त आयोग और अन्य अंतरण है उसमें 9% और अन्य व्यय 9% है। पेंशन में दोस्तों 4% का जा रहा है। उसके बाद सब्सिडी में 6%, तो ये सब्सिडी वाला पूछा जाता है। ठीक है, तो सब्सिडी में कितना है? 6%। उसके बाद सबसे अधिक देखेंगे रक्षा विभाग में। जैसे एक तरह से अगर अलग विभाग के रूप में देखेंगे कि बजट सबसे अधिक किस विभाग को गया, तो दोस्तों रक्षा विभाग को। ठीक है, कितना? 8%। ठीक है, तो इस तरह से आपने सभी महत्वपूर्ण डाटा देख लिया है। और देखिए, केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसमें 8% का एक तरह से व्यय होगा। तो आपने देख लिया कि वित्त विधेयक में पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, विनियोग विधेयक में पैसे कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। ये डाटा आपके दिमाग में अभी थोड़े समय तक है, अभी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, एक एक फैक्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। चलिए बात करते हैं अब विभाग के स्तर पे। तो यहाँ ये पेज आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं पीडीएफ तो वैसे दे ही दूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रक्षा क्षेत्र में सबसे अधिक 4,54,773 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण विकास में दोस्तों 2,65,808 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी रक्षा को, उसके बाद ग्रामीण विकास को, उसके बाद तीसरे स्थान पे कृषि एवं संबंध कार्यकलाप हैं, यानी कि 1,51,851 करोड़ रुपए कृषि एवं संबंध कार्यकलाप में दिए जाएंगे। अब गृह में कितने जाएंगे? 1,50,983 करोड़। शिक्षा क्षेत्र के किस स्थान पे दोस्तों? शिक्षा 5वें स्थान पर है और इसमें 1,25,638 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 1,16,342 करोड़, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 89,287 करोड़ का खर्च होने वाला है। ठीक है, तो ये सभी डाटा में सबसे इंपॉर्टेंट आपको रक्षा विभाग याद रखना है। ग्रामीण विकास में कितना है? तो 2,65,808 और कृषि एवं संबंध कार्यकलाप। तो दोस्तों देखिए, जब फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बनेगा, जब स्टेटमेंट वाला बनेगा तो क्रम में लगाने के लिए देगा। तो रक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, अब मैं आपको ना कोरिलेट कर देता हूँ। देखिए, रक्षा क्षेत्र में आर्मी में कहाँ से लोग जाते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र से जाते हैं। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो विशेषकर क्या करते हैं? कृषि करते हैं। और कृषि करते हैं तो
ठीक है, वो उनके घर कोई बहुत अच्छे खासे नहीं होते हैं, तो इस तरह से आप देख लें वो शिक्षा में बहुत अच्छे नहीं होते, इसीलिए तो वो रक्षा क्षेत्र में जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ याद करने की एक मैंने अप्रोच आपको बताई है। ठीक है, ऐसा वास्तविक जीवन से कोई संबंध है नहीं। वैसे आजकल कृषक भी अमीर हो जाते हैं और बहुत शिक्षित भी होते हैं। ठीक है, और घर भी बड़े बड़े होते हैं। उसका सिर्फ याद रखना है कि एक बच्चा कहाँ से आता है रक्षा क्षेत्र में, आर्मी रक्षा क्षेत्र मान लीजिए। ठीक है, तो आर्मी कहाँ से आती है, गांव से। कहाँ से आती है, गांव से। तो गांव का विकास जरूरी है। ठीक है, और आर्मी बने गांव में तो उसके लिए कृषि और एक तरह से उससे संबंधित जो कार्यकलाप हैं उस पर फोकस करना चाहिए सरकार को। तो तीसरे स्थान पे उसकी प्रियोरिटी। उसके बाद उसको रहने के लिए घर चाहिए। उसके बाद वो थोड़ा शिक्षित होना चाहिए, तभी तो एग्जाम क्रैक करेगा। उसके बाद उसको थोड़ा सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार का नॉलेज हो कि वो अच्छे से क्या करे, अपने स्ट्रेटजी तैयार कर सके दुश्मन से मुकाबला करने के लिए। ठीक है, और उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपने देखा एक तरह से हिरार्की आपके दिमाग में बैठी होगी कि रक्षा, ठीक है, आर्मी सामने आया। आर्मी कहाँ से होगा, ठीक है, तो आर्मी गांव से होगा। और गांव में क्या होता है, खेती होता है। गांव में क्या होते हैं, घर होते हैं। और घर में शिक्षा मिलेगा, और शिक्षा के बाद फ़ोन मोबाइल मिलेंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, और थोड़ा सेहत वहत खराब होगा। ठीक है तो आपको ऐसे याद रख लेना है। चलिए बात करते हैं अब बजट में। ठीक है, कुछ समूह हैं जिनको विशेषकर फोकस किया गया है 2024 के बजट में। तो दोस्तों देखिए, विशेषकर गरीब, अन्नदाता, युवा और महिलाएं। ठीक है, इनको याद करने का मैं आपको एक मतलब व्यवहारिक तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो अन्नदाता होते हैं यानी कि जो फार्मर होते हैं वो ज़्यादातर गरीब होते हैं। ठीक है, और देखिए महिलाएं जो होती हैं वो ज़्यादा ध्यान कब खींचती हैं, जब वो युवा होती हैं। सिर्फ याद करने के लिए मैंने बताया। ठीक है, मतलब ये सिर्फ याद करने के लिए है। तो अब आपको दिमाग में ऐसा फिट रहेगा कि एक आकर्षक महिला कब लगती है, जब वो युवा होती है और जो अन्नदाता होता है वो गरीब होता है। तो ये 4 फोकस क्षेत्र हैं 2024 के बजट के। ठीक है, ये 4 समूह हैं जिन पे विशेषकर फोकस किया जाएगा। अभी क्षेत्र के ऊपर हम आएंगे। तो ये 4 समूह हैं। ठीक है, जो अन्नदाता है वो क्या होता है दोस्तों, गरीब होता है। जो युवा होती है वो महिला होती है। ठीक है, उसका आकर्षण मतलब युवापन में होता है। ठीक है, ये सिर्फ याद रखना है। तो ये चारों आपको समूह याद हो चुके हैं, अन्नदाता, गरीब, युवा और महिलाएं। ठीक है, अब हम उन 4 समूहों को 4 विषय को बात कर लेते हैं जिस पे विशेषकर 2024 में फोकस किया गया है बजट में। तो दोस्तों देखिए, रोजगार किसको चाहिए, युवा को। किसको, युवा को। कौशल प्रशिक्षण किसको चाहिए, युवा को। ठीक है, और एमएसएमई में रोजगार किसको मिलेगा, युवा को। ठीक है, और ज़्यादातर जो युवा होते हैं वो किस वर्ग से होते हैं, वो मध्यम वर्ग से होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे हर एक चीज़ में युवा की झलक देख पा रहे हैं। ठीक है, रोजगार किसको चाहिए, युवा को चाहिए। कौशल प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग किसको चाहिए, युवा को चाहिए। एमएसएमई में जॉब किसको मिलेगा, युवा को मिलेगा। और मध्यम वर्ग से मैक्सिमम कौन आते हैं, युवा आते हैं। ठीक है, तो एक तरह से आपको विषय भी याद हो गया होगा। ठीक है, तो युवा, रोजगार, युवा, ट्रेनिंग, युवा क्या चाहिए दोस्तों, एमएसएमई में जॉब। उसके बाद युवा कहाँ से आता है, मध्यम वर्ग से। ठीक है, चलिए अब जो प्राथमिकताएं हैं बजट 2024 की, जो प्राथमिकताएं हैं, आपसे प्रश्न बनेगा फैक्चुअल कितने हैं, तो दोस्तों 9 प्राथमिकताएं हैं। अब इन 9 प्राथमिकताओं को आप एक एक करके देख लीजिए। वैसे डिटेल में हम इनके ऊपर बात करेंगे आगे, लेकिन आप एक एक करके यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए पहला प्राथमिकता क्या है, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। ठीक है, तो कृषि सबसे जरूरी चीज़ है, तभी तो हमें भोजन मिलेगा। उसके बाद रोजगार और कौशल प्रशिक्षण दूसरे स्थान पे है। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय तीसरे स्थान पे है। विनिर्माण और सेवाएं चौथे स्थान पर। शहरी विकास 5वें स्थान पर। ऊर्जा सुरक्षा 6ठे स्थान पर। अवसंरचना 7वें स्थान पर। नवाचार 8वें स्थान पर। नवाचार के साथ साथ अनुसंधान और विकास भी है। और अगली पीढ़ी के सुधार 9वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है, तो ये 9 प्राथमिकताएं हैं केंद्र सरकार की, केंद्र के बजट में। चलिए अब इसमें हम एक एक पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता बढ़ाने के लिए किस प्रकार की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपके एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा, तो आप याद रखेंगे किसको बढ़ावा दिया जा रहा है दोस्तों, प्राकृतिक खेती को। अब इसमें है क्या क्या, यहाँ पे पॉइंट्स के माध्यम से आप समझिएगा। अब यहाँ पे प्राकृतिक खेती है क्या,
देखिए एक्चुअल में थोड़ा सा समझ लीजिए प्राकृतिक खेती के बारे में कि मतलब एक ऐसी खेती जिसमें जो रासायनिक चीज़ें हैं, ठीक है, वो कम डालना, जिससे कि मतलब शरीर में मतलब बीमारियां ना जाएं, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन ना हो, ठीक है। तो प्राकृतिक खेती में सिंपल जो जैविक खाद होता है उसका प्रयोग करना, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना, ठीक है, और जो मतलब एक तरह से जलवायु विरोधी फसल होते हैं उनको लगाना, ठीक है, कि मतलब मौसम में ज़्यादा परिवर्तन से उनके ऊपर ज़्यादा फर्क भी ना पड़े। जैसे मिलेट्स वगैरह होता है ना, बाजरा, मक्का, ये सब क्या होते हैं, क्लाइमेटिक रिजिलियंट क्रॉप होते हैं, मतलब एक तरह से इनके ऊपर जलवायु का बहुत ज़्यादा विषम प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो प्राकृतिक खेती उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए, अब परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु में अनुकूल किस्म के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाएगी, ठीक है। उसके बाद आत्मनिर्भरता की बात हो तो यहाँ पे देखेंगे सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए विशेषकर फोकस किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नई किस्मों की अगर शुरुआत करने की बात रही तो दोस्तों यहाँ पे 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली जो जलवायु अनुकूल किस्में हैं वो जारी की जाएंगी, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि से संबंधित और 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूलन वाली किस्मों को जारी किया जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद राष्ट्रीय सहकारिता नीति, इसी में ये क्या है, सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए इसको स्टार्ट किया जाएगा। सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला की बात करें तो उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक खेती के महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसको आपको याद रखना है। अब इसमें देखें इसी के अंतर्गत अगर प्राकृतिक खेती में ही देखें, बजट में ही देखें तो झींगा उत्पादन और निर्यात के ऊपर भी जोर दिया गया है। तो इसको आप देख लें, झींगा की जो खेती है उसके प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। तो आप ये वाला टॉपिक झींगा वाला भी याद रखेंगे। डिजिटल सार्वजनिक और संरचना की बात करें तो 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए DPI 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण, जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना। कितने दोस्तों, कितने जिलों में, 400 जिलों में, ठीक है। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो दूसरा लक्ष्य था, ठीक है, दूसरा हमारा टारगेट क्या था, रोजगार, ठीक है। तो बजट 2024 में रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए कितनी योजनाएं, मतलब कितनी योजनाओं के ऊपर बात की गई है, तो दोस्तों मुख्यतः 3 और कुल 5 हैं, ठीक है। अब ये 3 योजनाएं कौन कौन सी हैं आप इसको समझ लीजिए रोजगार के लिए। यहाँ पे देखिए ये आपके सामने मैप है, इसको आप देखें। सभी औपचारिक क्षेत्रों में अगर पहली बार कोई रोजगार प्राप्त करता है तो उसको 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक 1 माह का वेतन मिलेगा। कितने किस्तों में दोस्तों, 3 किस्तों में, कितना, 15,000 रुपये तक, ठीक है। अब ये मिलेगा और इसमें 210 लाख, कितने दोस्तों, 210 लाख, यानी कि एक तरह से आप देखें 210 लाख बहुत बड़ी आंकड़ा हो गई, ठीक है। तो 210 लाख मतलब इसमें युवाओं को क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। 210 लाख मतलब समझ रहे हैं कितना होगा, जैसे 100,000 होता है वैसे ही इसी में 210 लाख की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया पहला स्कीम, ठीक है। जो पहला स्कीम है इसमें पहली बार रोजगार अगर आप प्राप्त करते हैं किसी मतलब एक तरह से औपचारिक क्षेत्र में तो आपको 15,000 रुपया सरकार 3 किस्तों के माध्यम से 1 महीने का सैलरी देने वाली है। उसके बाद दूसरा इसमें क्या है, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है तो इसको हम अलग पेज पे समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसके ऊपर बात कर लिया है। दूसरा, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए पहले 4 सालों में कर्मचारी और नियोक्ता यानी कि जो जॉब देते हैं, ठीक है, दोनों को EPFO अंशदान के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये सरकार देगी, ठीक है। उसके बाद सरकार नियोक्ताओं यानी जो जॉब देते हैं को हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 साल तक 3,000 रुपये प्रति महीने तक प्रतिपूर्ति करेगी, ठीक है। तो ये रहा तीसरा स्कीम है। और इसमें चौथा स्कीम क्या है दोस्तों, 5 साल में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये भी याद रखना, कितने वर्ष में दोस्तों, 5 साल में कितने, 20 लाख युवाओं को, ठीक है। तो इस तरह से आपने 4 देख लिया, 4 मुख्य पॉइंट। अब यहाँ पे 5वां क्या है, 1,000 अधिक प्रशिक्षण संस्थानों को हब और स्पोक व्यवस्था में बेहतर किया जाएगा, ठीक है। तो कितने, 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे
इसका भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखें महिलाओं के ऊपर क्या फोकस है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे बनेगा कि कार्यबल में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए बजट में किस उपाय के बारे में चर्चा की गई है। तो दोस्तों, उद्योग के सहयोग में कामकाजी महिला हॉस्टलों की एक तरह से स्थापना की जाएगी कि कामगारों महिलाओं को अधिक भागीदारी इसमें बढ़े, क्योंकि जब हॉस्टल होगा तो अपने हॉस्टल से निकले और जॉब पे चले गए, है ना। और हॉस्टल की असुविधा होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सेक्टर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग, ठीक है, जो मैन पावर है वो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है और घर पे बैठा रहता है ना। तो अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने हेतु शिशु गृहों की भी स्थापना की जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर किसी महिला का बच्चा है तो उसके लिए शिशु गृह भी बनेंगे। ठीक है, कि बच्चों का रख रखाव देखभाल भी किया जाए कि वो महिला अपनी अपना कार्य और अपने रोजगार पे फोकस कर पाए। ठीक है, तो ये महिलाओं के लिए है। और विशेषकर यहाँ पे देखें अगले 5 वर्षों में कितने लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और कितने प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, तो हमने बात कर लिया है। ठीक है, कितने लोगों को, तो दोस्तों 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यहाँ पे देखें परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और इसको कितने 1000 मैंने बताया था ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे, इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें घरेलू उच्चतर संस्थानों में शिक्षा के लिए कितनी धनराशि तक के लिए ऋण की वित्तीय सहायता की जाएगी। तो दोस्तों अगर आप भारत यानी कि डोमेस्टिक किसी यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन लेने जाते हैं तो 10 लाख रुपए तक की ऋण की आपको वित्तीय सहायता मिलेगी। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों, प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ई वाउचर भी मिलेगा, जिसके माध्यम से ये जो 10 लाख रुपए इन्होंने ऋण पे लिया है उसमें 3% वार्षिक ब्याज की सहायता इनको सरकार की तरफ से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये 10 लाख का तभी सहायता प्राप्त होगा अगर आप किसी डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी से क्या करते हैं, अपना हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। आइए अन्य फैक्ट के ऊपर बात करें तो समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के लिए बजट में क्या उपाय किया गया है। तो दोस्तों ये हमारा अगला पॉइंट है। अगला जैसे जो हमारे 9 विशेष क्षेत्र हैं तो उसमें आपने देखा समावेशी मानव संसाधन विकास, तो यहाँ पे एक पूर्वोदय स्कीम चलाई जा रही है। ठीक है, जिसमें विकास भी और विरासत को भी संरक्षित किया जा रहा है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या किया जा रहा है, तो पूर्वोदय बोले तो आप यहाँ पे अगर आप फोकस करें, ठीक है, आप रफ टफ मैप में बनाऊंगा, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, ये अगर भारत है तो ये जो इधर का क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि भारत का जो ईस्टर्न पार्ट है, इसमें विशेषकर दोस्तों अगर देखें यहाँ पे देख लें अगर आप तो बिहार, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका बंगाल, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका झारखंड, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश। विशेषकर इन राज्यों के ऊपर फोकस किया जा रहा है। किन पे, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश इसमें पूर्वोदय में सम्मिलित होंगे। और इसमें करना क्या है, इनके लिए विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक अवसरों का सृजन यहाँ पे करना है और पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक निधि संपन्न जो राज्य हैं उनको संरक्षित करना है। ठीक है, तो इसीलिए इसका मोटो क्या है, विकास भी और विरासत भी। इसी में देखें गया में एक औद्योगिक नोड की भी विकास किया जाएगा और साथ में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर को भी विकसित किया जाएगा। ठीक है, गया में क्या होगा दोस्तों, औद्योगिक नोड को विकसित किया जाएगा और अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर को भी विकसित किया जाएगा पूर्वोदय के अंतर्गत। महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थ योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपसे अगर प्रश्न बने कि बजट 2024 के अंतर्गत पूर्वोदय स्कीम के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थ योजनाओं को ध्यान में रखते हुए कितने का बजट जारी किया गया, तो दोस्तों 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटन किया गया है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का। ठीक है, तो ये महिलाओं के लिए हो गया विशेषकर। अब यहाँ पे अगर हम इसी में देखें समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के लिए बजट में, तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भी शुरू किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न बनेगा कि किस अभियान के अंतर्गत 63,000 गांवों को कवर करते हुए आदिवासी समुदायों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 5 करोड़ जनजातियों को लाभ मिलने का एक तरह से आश्रय दिया गया है। तो दोस्तों ये है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसमें 63,000 गांवों के जो आदिवासी समुदाय हैं और उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 5 करोड़ जनजातीय लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी। किसका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। कितनी शाखाएं, 100 से अधिक खाताएं। ठीक है, तो ये बैंक के ऊपर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे देखें इसी में, ठीक है, तो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के संबंध में
ठीक है, जो गया औद्योगिक केंद्र एक तरह से विकसित किया जा रहा है नोट के रूप में, है ना। इस गलियारे से पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे देख लें, 26,000 करोड़ रुपए की लागत से, जैसे बिहार की बात करें तो पटना से पूर्णिया एक्सप्रेस, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास, और बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन वाली एक अतिरिक्त पुल बनाने की भी, मतलब इसके लिए सहायता दिया जा रहा है बजट में। ठीक है, तो दोस्तों 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनेगा, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनेगा, बोध गया को विकसित किया जाएगा, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क जो संपर्क परियोजनाएं हैं उसको विकसित किया जाएगा। किसको? बोध गया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा सड़क संपर्क जो परियोजनाएं हैं उनका विकास होगा। बक्सर में क्या होगा? गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल भी बनेगा, और इसमें 26,000 करोड़ रुपए का योगदान बजट में दिया गया है बिहार को विशेषकर। ठीक है, अब यहीं पे देख लें, आपने इतना सब कुछ देख ही लिया है, तो 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी, जिसमें पीर 35 से 2400 मेगावाट के एक नए विद्युत संयंत्र की स्थापना करना भी शामिल है। तो दोस्तों 21,400 करोड़ रुपए का लागत किस में जाएगा? विद्युत परियोजनाएं में। ठीक है, तो याद रखिएगा। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद अवसंरचना का निर्माण भी किया जाएगा। ठीक है, तो बिहार का तो बल्ले बल्ले हो गया है इस बजट में, आप याद रखेंगे। अब आंध्र प्रदेश में भी देखिए 2024-25 में 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। किस लिए मिली है दोस्तों? यहाँ पे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जो पोलवरम सिंचाई प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कराने के लिए, और जो आंध्र प्रदेश अगर सेपरेट हुआ है तो उसकी जो मतलब एक तरह से राजधानी है उसको भी विकसित करने के लिए, और विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर पर, कुपाथी नोड में और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर में, मतलब एक तरह से देखिए ओरवाकल नोड में भी पानी, बिजली, रेल और सड़क जैसी अवसंरचनाओं के विकास में। ठीक है, तो आप मोटा मोटी एक तरह से जान लें, आंध्र प्रदेश का जो मतलब एक तरह से राजधानी है, ठीक है, उसको विकसित करने में, और प्लस यहाँ पे जो सिंचाई से रिलेटेड पोलवरम प्रोजेक्ट है, सिंचाई प्रोजेक्ट गोदावरी नदी किनारे, उसको विकसित करने में, और ये विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर को विकसित करने में, कुपाथी नोड में, और जो हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर है उसको, उसके बाद ओरवाकोल नोड में पानी, बिजली, रेल और सड़क जैसी अवसंरचनाओं के विकास के लिए कितने? 15,000 करोड़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं पूछेगा कितना अमाउंट जारी किया गया है किसके किसके विकास के लिए, ये सब पूछा जाएगा। तो आपने देखा 26,000 करोड़ किसके लिए? 26,000 करोड़ किसके लिए? बिहार के लिए, और 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को एक तरह से अच्छा करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जो हमने चौथा पिलर देखा था उसमें विनिर्माण और सेवाएं थी। ठीक है, अब इसमें है क्या क्या? विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना जारी की जाएगी। एमएसएमई को ऋण के लिए नया निर्धारण मॉडल तैयार करवाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, जो मुद्रा ऋण था ना, पहले तरुण श्रेणी में मतलब 10 लाख दिया जाता था, इसको अब बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, विनिर्माण और सेवाओं में जब आपसे मुद्रा ऋण की बात होगी तो पहले, ठीक है, वर्तमान तक 10 लाख था, अब बढ़ाया गया है इसका तरुण श्रेणी का, तो अब 20 लाख रुपए ऋण के रूप में प्राप्त किया जा सकता है ना। उसके बाद स्ट्रेस अवधि के लिए, स्ट्रेस अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता। उसके बाद खाद्य, चलिए ठीक है, इस पेज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है। ठीक है, और इसको हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे इंटर्नशिप में अवसर की वृद्धि करने के लिए किस प्रकार के निधि का उपयोग करने की बात कही गई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप याद रखेंगे, 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को, ठीक है, शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। ठीक है, 5 वर्ष की अवधि में 500 कंपनियों में, ठीक है, इंटर्नशिप कराने की एक तरह से पहल की गई है। और इसमें क्या होगा? CSR निधियों के माध्यम से, ठीक है, CSR क्या है अभी हम बताएंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये होता क्या है, यहाँ से प्रश्न बनता है, अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देंगे CSR निधियों के माध्यम से 5,000 रुपये का भत्ता और 6,000 रुपये की एक तरह से क्या दिया जाएगा दोस्तों? एक कालिक सहायता दी जाएगी। किन के लिए? इंटर्नशिप जो करेंगे। कितने कंपनियों में? 500 कंपनियों में 5 वर्ष तक। ठीक है, तो ये 5 वर्ष तक जारी रहेगा, और इसमें 1 करोड़ युवाओं को क्या मिलेगा? इंटर्नशिप करने का एक तरह से मतलब अवसर मिलेगा। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है क्या? देखिए, इसका जो प्रावधान है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया गया था। अब ये विशेषकर किन के लिए मतलब ज़रूरी है? तो जिनका वार्षिक कारोबार 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है,
जिनका कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए से अधिक है और जिनका एक तरह से शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक है। ये विशेषकर उन कंपनियों के लिए है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें एक चीज़ समझिएगा, देखिए अब इसमें होता क्या है, जो कंपनियां हैं वो अपने 3 वर्ष के शुद्ध लाभ पर, ठीक है, क्या करती हैं, जो उनका शुद्ध लाभ प्राप्त होता है उसमें से कुछ परसेंट क्या करती हैं, ये मतलब समाज के भलाई के लिए खर्च करना होता है इनको, ठीक है। तो वही है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी में से पैसा जाएगा दोस्तों, जो इनका 3 वर्ष का शुद्ध औसत लाभ प्राप्त हो रहा है, उसी पैसे से क्या होगा, इंटर्नशिप अब 5,000 या फिर 6,000 एकल एकल किस्त में जो दिया जा रहा है, ठीक है, तो यही पैसे यहीं से जाएंगे। यहाँ पे देखें शहरी विकास के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे। तो दोस्तों शहरी विकास के लिए स्टाम्प ड्यूटी है, स्ट्रीट मार्केट को विकसित किया जाएगा, ट्रांजिट उन्मुख विकास किया जाएगा, उसके बाद जल प्रबंधन पे फोकस किया जाएगा। अब ये है क्या, यहाँ पे देखें महिलाओं द्वारा खरीद की गई संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी का जो मतलब एक तरह से आप देखेंगे स्टाम्प ड्यूटी का मूल्य है वो कम लगेगा, जिससे राज्य क्या कर रहा है कि जो संपत्तियां हैं ना वो महिलाओं के नाम से भी जाए, ठीक है। तो अगर आप जैसे मान लीजिए आप अपने कोई भी प्रॉपर्टी लिखवाते हैं, तो अगर आप महिला के नाम पे लिखवाते हैं, चाहे आपकी पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, माता हो, ठीक है, तो स्टाम्प ड्यूटी का जो खर्च है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। स्ट्रीट मार्केट में क्या है, तो दोस्तों जैसे मान लीजिए होता है ना स्ट्रीट मार्केट में नुक्कड़ पे या फिर कोई ऐसा इंफ्रा विकसित करना जहाँ पे लोग इकट्ठा हों, जैसे फास्ट फूड जैसी चीज़ें हों, ठीक है, और ऐसे चीज़ों को प्रमोट कर रही है सरकार की जो आर्थिक व्यवस्था है ना, आर्थिक गतिविधि है, उसमें तीव्रता आए, जिससे जीडीपी में ग्रोथ हो, ठीक है। तो ये है स्ट्रीट मार्केट का कॉन्सेप्ट। इसमें चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट अथवा स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना की परिकल्पना है, ठीक है। तो 100 साप्ताहिक की बात हो रही है, ठीक है, तो आप इस डाटे पे भी फोकस करेंगे। अब ट्रांजिट उन्मुख विकास क्या है, तो 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास का भी कार्यक्रम चलेगा। अब जल प्रबंधन के लिए जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट तथा ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाएं तथा विश्वसनीय परियोजनाओं के लिए के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए यह सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है, जल प्रबंधन वाली। तो इस तरह से आपने देख लिया शहरी विकास के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे। तो दोस्तों पीएम आवास योजना ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्यक आवंटन किए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अब जनजातीय गांवों के विकास के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसमें 63,000 गांवों के लगभग 1 करोड़ से अधिक जनजातियों को क्या होगा, जो SC ST कम्युनिटी है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, उनके विकास के ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है। बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए भारत के किस क्षेत्र में उपाय किया जाएगा, तो दोस्तों अभी हमने बात किया था 100 से अधिक क्या किया जा रहा है, इंडियन जो पोस्ट पेमेंट बैंक होता है उसकी शाखाएं खोली जा रही हैं, ठीक है, कहाँ पे, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ठीक है। और इस वर्ष ग्रामीण अवसंरचना की बात करें तो इसमें विकास के लिए लगभग 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया, तो दोस्तों 2024-25 में केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मतलब लाया गया था, जिसमें 5 वर्षों के लिए जिसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इसमें 80 करोड़ जनता को, ठीक है, क्या होता है, आप PDS का नाम सुने होंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत इनको राशन दिया जाता है, ठीक है, मुफ्त में। तो ये योजना 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है, क्योंकि इसमें 80 करोड़ जनता लाभान्वित हो रही थी। अब यहाँ पे देख लें जो टैक्सेशन सिस्टम है 2024 के बजट में, ठीक है, केंद्रीय बजट में, वो क्या है। तो यहाँ पे देखें अगर आपका जो इनकम है वो 3 लाख से कम है तो आपको 0 टैक्स देना होगा, ठीक है। अगर 3 से 7 लाख के बीच में है तो दोस्तों आपको 3 लाख के ऊपर वाले धन पे 5% देना होगा, और 7 से 10 लाख का है तो दोस्तों आपको क्या करना है, 10% का टैक्स आपको लगेगा अगर आपका धन 7 लाख से ऊपर का है, ठीक है। अगर 10 से 12 लाख का है तो दोस्तों 15%, 12 से 15 लाख पे 20%, और 15 लाख और उससे अधिक पर 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एक तरह से जो कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल पार्ट। अब हम देखेंगे बजट से रिलेटेड टेस्ट, ठीक है, जिससे आपका और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बजट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आपको जल्दी जल्दी से क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कीजिए। संसद में पूर्ण बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया, तो दोस्तों निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इसमें ये सभी फैक्ट आप देख चुके हैं, ठीक है। एक बार इस ससरी निगाह से आप फिर से देख लें। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोगेट वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला है। अनुच्छेद 112 में इसकी चर्चा मिलती है। सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा होता है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आया था, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 23 जुलाई 2024 को सरकार का अंतरिम बजट पेश किया गया था, ठीक है। मतलब 23 जुलाई को पूर्णकालिक बजट आया था, लेकिन आपका अंतरिम बजट भी पेश किया गया था 1 फरवरी 2024 को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या होता है पूर्ण बजट और अंतरिम बजट, इसके ऊपर हम चर्चा काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं, तो इसके ऊपर हम बात नहीं करने वाले। यहाँ पे चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए। बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर जल्दी से बताइए, क्योंकि ये मैं चर्चा कर चुका हूँ। 1.52 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। किस क्षेत्र में दोस्तों? कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में, है ना। सबसे अधिक रक्षा क्षेत्र में था, और कृषि क्षेत्र हमने देखा था किसमें दोस्तों? दूसरे स्थान पे था, ठीक है। उसके बाद अगर कृषि और सहायक सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया जा रहा है। सरकार नेशनल कारपोरेशन पॉलिसी लाने वाली है, और वहीं सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार क्लस्टर स्कीम भी लेकर आएगी। तो कृषि और सहायक सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों इसके ऊपर भी हमने बात किया था, जल्दी कमेंट करें। 10 लाख रुपए तक का, ठीक है। अगर आप किसी अपने ही डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं, और इसमें क्या दोस्तों 1 लाख का ई वाउचर भी था, और जिससे आप 3% का इंटरेस्ट भी पर एनम पे कर सकते हैं, ठीक है। ये सरकार की पहल थी, इसके ऊपर हमने बात कर लिया है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। बजट 2024 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर है 1.48 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। किसमें दोस्तों? रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4% की ओर, ठीक है। तो भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत की लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? 4%। देखिए टारगेटिंग पॉइंट कितना है दोस्तों? 4 ± 2% का, ठीक है। ये क्या है? मुद्रास्फीति का एक तरह से टारगेटिंग मतलब परसेंटेज है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने हजार रुपए की मदद की जाएगी? इसके ऊपर हमने बात किया था 15,000 रुपये, 3 किस्त में 1 महीने का, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जिनके ऊपर हमने बात कर लिया उनको फिर से नहीं देखेंगे। बजट 2024 के अनुसार देश भर में कितनी नई इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे? इसके ऊपर बात हमने किया था। राइट आंसर आपका बताएं 10। कितने दोस्तों? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर 10 नहीं है, 12 इंडस्ट्रियल क्या बनाएंगे? पार्क बनेंगे, ठीक है। अब 12 इंडस्ट्रियल पार्क कौन कौन बनेंगे आप कमेंट कीजिएगा। कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 वर्ष में कितने दोस्तों? प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 लाख, ठीक है। देखिए सभी प्रश्न वही हैं जो अभी आपने डिटेल में देखा। पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कितनी शाखाएं स्थापित होंगी? देखिए आप बड़ी आसानी से आंसर कर पा रहे होंगे, है ना। 100 से अधिक, है ना। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 10, बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। देखिए सभी प्रश्न अब आपके लिए बिल्कुल हलवा हो गए होंगे, है ना। पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 करोड़, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपए प्रति माह भत्ता प्रदान किया जाएगा? तो इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत 1 करोड़ युवाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। 5 साल तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपये प्रति माह। और ये कहाँ से जाएगा? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर हमने बात कर लिया है। और 6,000 रुपये एक मुफ्त सहायता भी दी जाएगी। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है, बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 राज्यों में, ठीक है। तो बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड? तो 5 राज्यों में जारी किए जाएंगे, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, बजट 2024 में बिहार राज्य को कितने हजार करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी? तो दोस्तों कितने हजार? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर है 58,900 करोड़ रुपए की, ठीक है। और 26,000 करोड़ तो हमने देखा था किसमें? अभी तो बेसिक इंफ्रा डेवलपमेंट में दिया गया था, ठीक है। तो बिहार राज्य को कितने हजार करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी? तो टोटल 58,900 करोड़ रुपए की। बहुत अधिक अमाउंट है भाई।
अब यहाँ पे देखें 26,000 करोड़ रुपए से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, ये हमने बात कर लिया था। निर्मला सीतारमण ने बताया कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी गई है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल चुकी है और बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट भी स्थापित होगा। कितने? 2400 मेगावाट पावर का। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे कहाँ पे? बिहार के पीरपैंती में। और इसी के साथ साथ केंद्र सरकार गंगा पर 2 नए ब्रिज बनाएगी। और बाढ़ से निपटने के लिए राहत अगर देखें तो 11,500 करोड़ रुपए का दिया गया है। तो बाढ़ से निपटने के लिए कितना का राहत? 11,500 करोड़ रुपए का राहत दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए, मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो दोस्तों हमने चौथे समूह में देखा था, है ना, चौथा जो लक्ष्य था। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? 20 लाख, है ना। तरुण वाला जो था पहले 10 लाख का था, अब मुद्रा कितना हो जाएगा? मुद्रा लोन 20 लाख का तरुण वाले सेक्टर में। प्रश्न नंबर 16 देखें, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 3 करोड़ घरों को। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 करोड़। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? तो दोस्तों 3 करोड़। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 17 पे। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितनी कम कर दी गई है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 6%। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर, अब यहाँ पे देख लें, थोड़ा सा उसी के बारे में है। कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स। ठीक है, अब इनमें बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है वो आप एक बार ही देख लेंगे। तो जो सस्ता हुआ है वो मोबाइल फ़ोन का जो पार्ट्स है, पुर्जा है, चार्जर है, ये सस्ता हुआ है। सोलर पैनल और सोलर सेल सस्ते हुए हैं। 25 आवश्यक जो खनिज हैं वो सस्ते हुए हैं। सोना चांदी प्लेटिनम सस्ता हुआ है। और अगर बात करें कैंसर के इलाज के लिए जो दवाएँ हैं वो सस्ती हुई हैं। तो आपसे प्रश्न बन सकता है यहाँ से, तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा। और जो महंगा हुआ है वो पीवीसी फ्लेक्स बैनर हुआ है और कुछ दूरसंचार उपकरण महंगे हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 के रूप में, बजट 2024 के अनुसार कितने लाख रुपए की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना होगा? ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? 3 लाख रुपए तक का। ये टैक्स स्लैब भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिए 0 से 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख तक का कर मुक्ति है आपको, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर नौकरी पेशा को राहत 3 लाख तक की आय, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर 75,000 रुपये किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितना प्रतिशत अब टैक्स देना होगा? तो दोस्तों इसको हम मतलब देख चुके हैं, कितना? 5% देना होगा। अगर वही 7 लाख से 10 लाख हो जाता है तब कितना देना होगा? दोस्तों जल्दी बताएं, कमेंट करें, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था 10% हो जाएगा। और वही जब 10 लाख से 15 लाख होगा तो वो कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पे दोस्तों अगर 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेंगे, ये अगर आपसे प्रश्न बनता है तो फिर क्या हो जाएगा आपका आंसर? फिर भी आपका आंसर क्या होगा? 20% होगा। ठीक है, अब 15 लाख से अगर अधिक है तो भैया अब आपको कितना देना होगा? तब फिर आपको 30% का टैक्स देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने फैक्ट वाले और सेशन में देख लिया था। बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजनाएं बनाई जाएंगी? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोदय योजना। और इसमें हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे देख लें, पूर्वोत्तर राज्यों के सरकार पूर्वोदय योजना बनाई जाएगी। पूर्वोदय स्कीम में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश शामिल है, जो मैंने आपको दिखा दिया था। बजट 2024 के अनुसार किस राज्य में महाबोधि और विष्णुपाद कॉरिडोर का विकास होगा? तो दोस्तों बिहार को सबसे अधिक धन मिला है तो वहीं पे तो होगा, है ना। तो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। ठीक है, प्रश्न नंबर अब यहाँ पे देख लिए उसी के बारे में है, तो इतना सारा डिटेल नहीं, बस आपको फैक्ट और वन लीनियर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। प्रश्न नंबर 26 देखिए, बजट 2024 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने लाख करोड़ का ऐलान किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, बजट 2024 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए, ठीक है, 10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है बजट 2024 में। यहाँ पे देखिए पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं रेंटल हाउसिंग रेगुलेशन के लिए नियम भी बनाए जाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई नीति लागू की जाएगी। ठीक है,
प्रश्न नंबर 27 देखिए, बजट 2024 के अनुसार सिडबी को कितनी मतलब सिडबी की नई कितनी शाखाएं 2024 में खोली जाएंगी? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 24। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सिडबी है और वहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की खाताएं पूर्वोत्तर में कितनी 100 से अधिक खोली जा रही थी। ये सिडबी की बात हो रही है, तो कितने 24 खाताएं। ठीक है, 24 शाखाएं। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना की बात हो तो 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और इसके अध्यक्ष और एमडी जो हैं वो हैं मनोज मित्तल जी। प्रश्न नंबर 28 देखिए, बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए कितने नई प्राथमिकताएं बताई हैं? तो दोस्तों 9 प्राथमिकताएं है ना। प्रश्न नंबर 28 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी 9 प्राथमिकताओं के ऊपर हमने डिटेल में बात कर लिया है। एक बार आप यहाँ पे संक्षिप्त में देख लें। कृषि है, उसके बाद रोजगार है, सोशल जस्टिस है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस है, एनर्जी है, अर्बन डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और क्या है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है। ठीक है, तो ये सभी क्या है 9 प्राथमिकताएं हैं और 9 प्राथमिकताओं के ऊपर हमने बात कर लिया है। कृषि के ऊपर हमने बात कर लिया है, रोजगार में भी बात कर लिया है, सोशल जस्टिस में भी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस में भी, एनर्जी, इन सभी के ऊपर हमने डिटेल में बात कर लिया है। एक बारी अगर हो सके तो और रिवाइज कर लीजिएगा। बजट 2024 में प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने हजार गाँवों को लाभ मिलेगा? तो दोस्तों 63,000 गाँवों को लाभ मिलने वाला है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। यहाँ पे देख लें, प्रधानमंत्री जन जाति उन्नत ग्राम अभियान का एक आपको झलक देखने को मिला है ना, और इसमें 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे। बजट 2024 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण कितने जिलों का किया जाएगा? प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 400 जिले। ठीक है, यह हमने डिटेल में देखा था। बजट 2024 में बच्चों के लिए कौन सी एक योजना शुरू की जाएगी? प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एनपीएस वात्सल्य योजना। ठीक है, प्रश्न नंबर अब यहाँ पे देखें वयस्कों के लिए एनपीएस। ठीक है, ये हमने बात कर लिया है और वयस्कों के लिए, और इसमें नाबालिग बच्चों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान के लिए एक योजना शुरू की जा रही है। एनपीएस वात्सल्य में नाबालिग के वयस्क होने पर योजना को निर्बाध रूप से सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चमड़े का थैला। अब देखिए जो स्टैटिक पोर्शन है उसका टेस्ट है ना। अभी जो आपने बजट 2024 देखा उससे रिलेटेड जो आपको एमसीक्यू मिले थे वो सभी आपने कर लिया है। अब जो स्टैटिक पोर्शन था उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को किसने पेश किया था? दोस्तों जेम्स विल्सन महोदय ने। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप कमेंट में आंसर करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आपको आंसर पता है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है तो ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का बी करेक्ट है तो ऐसे आप कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, भारत में पहली बार 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन महोदय ने क्या किया था? बजट पेश किया था। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? दोस्तों ये तो हमने अभी देखा जस्ट, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र भारत की बात हो रही है तो जल्दी बताएं। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए पहली बार तो 18 फरवरी 1860 की है ना, और अगर स्वतंत्र भारत की होगी तो 1947 में। किसने पेश किया था? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्या सीडी देशमुख तो नहीं थे? प्रश्न नंबर 35 देखिए, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? अब 1860 में कौन था बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने पढ़ा रखा है तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, संविधान में बजट शब्द की जगह का प्रयोग हुआ है तो दोस्तों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। ए और बी दोनों करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 37, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों 112। देखिए सभी फैक्ट अब आपके दिमाग में बैठ चुके हैं, एग्जाम में अब आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। किस वर्ष सर विलियम, एक मिनट देखें, किस वर्ष सर विलियम वर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1924 में। ठीक है, और इसके लिए कौन सी कमेटी थी? एक वर्थ कमेटी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो रेलवे बजट है वो सामान्य बजट से अलग हुआ था, वो कब हुआ था? 1924 में, एक वर्थ कमेटी के सिफारिश में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? सर विलियम वर्थ ने। भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय कर दिया गया? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा भी गया है। तो 2017 में दोनों बजट को पुनः मर्ज किया गया। देखिए 1924 में सेपरेट किया गया और 2017 में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, विलियम वर्थ इस समय थे और 2017 में कौन है प्राइम मिनिस्टर? जल्दी बताएं। और फिनांस मिनिस्टर कौन था? कमेंट करके बताइए, क्या वही तो नहीं है जो अभी है?
भारत में कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? दोस्तों प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 देखें, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? दोस्तों जल्दी बताएं। प्रश्न नंबर 41 आ गया आपके सामने। तो दोस्तों आर के षणमुखम शेट्टी ने किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे देखें 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी ने पहला बजट पेश किया था। ठीक है, और इन्होंने ही अंतरिम बजट का भी एक तरह से शब्द कॉइन किया है। कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। वर्ष 2021-22 में अब इसमें क्या गया था, टैबलेट पे बजट पेश किया गया था, टैबलेट के माध्यम से, है ना। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 4 बार। ठीक है, और किसके द्वारा? निर्मला ताई के द्वारा। चलिए अब हम बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन रही हैं? दोस्तों प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर निर्मला सीतारमण होगा। प्रश्न नंबर 45 देखें, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो दोस्तों वित्त मंत्री की अगर बात होगी तो वो कौन थी? वो प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर इंदिरा गांधी होना चाहिए जी। है, मैं सोचा कि ऑप्शन में कहाँ है ना। तो इंदिरा गांधी थी, लेकिन पूर्णकालिक नहीं थी ये। ठीक है, अल्पकालिक थी। तो पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। प्रश्न नंबर 46, बजट में क्या होता है? तो दोस्तों मैंने आपको ये क्लियर करा रखा है स्टेटमेंट, तो जल्दी से बताएं। ये सभी होते हैं: सरकार की आमदनी, प्रस्तावित योजनाओं पर खर्च का ब्यौरा, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, सभी के सभी। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 देखिए, लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? दोस्तों निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 पे। भारत में कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? संतुलित, अधिशेष, घाटे का, आरक्षित। दोस्तों भारत में अगर बात करें आरक्षित बजट का कोई प्रस्ताव नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई बजट नहीं है, लेकिन संतुलित, अधिशेष और घाटे का बजट होता है। तो प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, आरक्षित। प्रश्न नंबर 49 देखिए, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1987 में पहली बार शून्य बेस बजट का प्रयोग किया गया था, पहली बार 1987 में। 50 नंबर का क्वेश्चन है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? तो दोस्तों निर्मला सीतारमण ही है, तो आप याद रखेंगे इनका नाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, निर्मला सीतारमण। तो इसकी टाइमिंग अगर आपसे पूछी जाए तो 2 घंटे 40 मिनट तक इनका 2020 का जो बजट है वो चलता रहा, 2 घंटे 40 मिनट तक। ठीक है, और ये भारत का सबसे लंबा बजट था। ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 51, सबसे छोटा बजट भाषण किसने दिया था? तो प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हरिभाऊ मुलजी भाई पटेल जी ने। ठीक है, तो सबसे छोटा बजट भाषण किसने दिया? हरिभाऊ मुलजी भाई पटेल। ठीक है, और देखिए वित्त मंत्री हरिभाऊ मुलजी भाई पटेल 1977 में सिर्फ 800 शब्दों वाला बजट भाषण इन्होंने दिया था, सिर्फ 800 शब्दों वाला। प्रश्न नंबर 52, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 3। ठीक है, अब इन तीनों का नाम आपसे पूछा जाए तो तीनों के नाम क्या हैं? जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी ने और इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो ये तीनों परिवार भी हैं, तो आप याद रखेंगे ये प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने बजट पेश करने की ज़रूरत की नहीं भाई, ऐसी सिचुएशन बनी थी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। और कारपोरेट जो टैक्स का प्रावधान राजीव गांधी जी ने ही किया था, ये भी आपको याद रखना है। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? दोस्तों प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जॉन मथाई ने। ठीक है, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई जी ने पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 15 फरवरी 1952 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम, किस नेता के पास है? दोस्तों मोरारजी देसाई 10 बार। ठीक है, और 64-68 में तो इन्होंने क्या किया था, अलग ही धुन था इनका, 28 फरवरी को किया था ना, 29 फरवरी को। यह रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाए? देखिए दोस्तों हमारे पास समय कम है। ठीक है, तो जो चीज़ें हमने देख लिया है बार बार क्यों देखना, है ना। और आपको देखना ही है तो आप फास्ट कर लीजिएगा स्पीड और दोबारा से देख लीजिएगा। 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? दोस्तों प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फरवरी के अंत में। देखिए मुझे भी आपके समय का ख्याल है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी और सारी चीज़ों को रिवाइज करा रहा हूँ। 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर है 1 फरवरी से। ठीक है,
प्रश्न नंबर 58 देखिए, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? दोस्तों वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट दोनों कहा जाता है। तो आप विशेषकर वोट ऑन अकाउंट सुनेंगे तो उपयुक्त दोनों कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 59 देखिए, भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब हुई थी, कब होती है, सॉरी। तो दोस्तों कब होती है ये 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च तक चलती है, ठीक है। तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अब यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 60 पे, किस वित्त मंत्री ने एक भी बजट पेश नहीं किया? प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केसी नियोगी जी, ठीक है। एक ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने कोई भी बजट पेश नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, किस साल में बजट 2 बार प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों किस साल में? प्रश्न नंबर 61 का राइट आंसर, जिस वर्ष आम चुनाव हो, तो इलेक्शन ईयर में, तो जैसे 2024 में किया गया। तो इस तरह से जो केंद्रीय बजट वाला पोर्शन था उसका जो आपने फैक्ट और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सब देख लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे उत्तर प्रदेश के बजट के ऊपर, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का बजट भी देख लेंगे और उसके भी क्वेश्चन आप देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम अलग अलग चैप्टर्स करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बजट के ऊपर। तो इसमें पैसे कहाँ से आएंगे और पैसे कहाँ पे खर्च होंगे, ठीक है। इसको समझने के बाद बाकी अन्य जो चीज़ें हैं हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो पैसे आपके आने वाले हैं दोस्तों, तो राज्य का जो अपना कर राजस्व है वहाँ से सर्वाधिक आने वाला है पैसा। उसके बाद केंद्रीय कर का जो अंतरण है वहाँ से, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन बजट के थ्रू पैसा देती है, तो वहाँ से आने वाले हैं। उसके बाद अगर हम देखें 15.3% सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ हैं और 12.9% दोस्तों केंद्रीय अनुदान सहायता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी डाटा आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं उन महत्वपूर्ण फैक्टों के ऊपर जहाँ से आप देखेंगे कि पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक आपके खर्च कहाँ पे होने वाले हैं? तो जो वेतन सरकारी कर्मचारियों को जाता है ना, उस पे सबसे अधिक जाने वाला है, कितना? 12.8%, ठीक है। उसके बाद से अगर आप देखें पूंजीगत व्यय में और अन्य व्यय में 12.7% का रुपया खर्च होगा उत्तर प्रदेश के बजट में। उसके बाद यहाँ पे देख लें वेतन सहायता प्राप्त जो संस्था कर्मचारी हैं उनको 11.7%, पेंशन में जाएगा दोस्तों 11.7% का। तो आपको सारा डाटा याद नहीं रखना है, सिर्फ जो बड़े आंकड़े हैं वहीं से प्रश्न आपके बनेंगे। अब देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट तो है, ये सारी डाटा तो है, लेकिन हम इन्हीं को क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, आप वहाँ से क्विकली रिवाइज भी कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के बजट को, तो उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना है। इन्होंने कब पेश किया है, ऐसा प्रश्न अगर आपसे बने तो आप याद रखेंगे 5 फरवरी 2024 को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आइए हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 का जो आकार है वो कितना बड़ा है? तो दोस्तों ये है 7.36 लाख करोड़ का बजट, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 7.36 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश का 2024-25 का बजट है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और भी आप याद रखेंगे कि ये पहले की तुलना में कितना परसेंट इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, तो 6.7% का, ठीक है। तो ये डाटा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के लिए कितनी प्राप्तियां यानी उधार को छोड़कर होने का अनुमान है? तो दोस्तों इसमें 6.10 लाख करोड़ प्राप्तियां, ठीक है, होने का अनुमान है अगर हम उधार को छोड़ दें तब, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए क्या है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कितना व्यय, अगर हम ऋण चुकौती जैसे ऋण जो चुकाते हैं उसको छोड़ दें, ठीक है, तो कितना व्यय होने का अनुमान है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6.96 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो आप क्विकली रिवाइज कर रहे हैं इसलिए इसमें जल्दी जल्दी सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। पांचवा टॉपिक देखिए क्या है। पांचवा क्वेश्चन, 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो कितना होने का अनुमान है 2024-25 में? तो दोस्तों ये 24.99 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है, तो याद रखिएगा 24.99 लाख करोड़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, अगर हम मौजूदा कीमतों पर बात करें, ठीक है, जीएसडीपी, तो कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? तो दोस्तों ये 5.8% वृद्धि होने का अनुमान है, ठीक है। किस पे? अगर मौजूदा कीमतों के आधार पर हम देखें तो। चलिए बात करते हैं सातवें प्रश्न पे।
वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है वो स्थिर कीमतों पे यानी बेस प्राइस पे कितने % वृद्धि होने की या फिर कितनी वृद्धि हुई है 2022-23 में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोस्तों 8.3%, ठीक है, याद रखेंगे आप। 2022-23 के सत्र में जीएसडीपी में अगर हम बेस प्राइस पे देखें तो कितनी वृद्धि हुई है, 8.3% की। सभी डाटा इसमें देखिए जो इकोनॉमिक सर्वे आता है ना, तो वो भी उसके भी डाटा आपको इस टेस्ट में मिल जाएंगे। 2022-23 में उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी है वो मौजूदा कीमतों पर कितनी अनुमानित है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 96,193 रुपये, ठीक है। तो होता है ना पर कैपिटा इनकम, तो प्रति व्यक्ति जो जीएसडीपी में, ठीक है, उनका रोल है वो मौजूदा कीमतों पर कितना है, 96,193 रुपये का। चलिए याद रखेंगे सारा डाटा। बजट 2024-25 में सर्वाधिक जो प्राप्ति है वो कौन से मद से होगी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, राज्य का अपना स्वयं का जो कर है, हमने देखा था ना 30% का रोल है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है, 2022-23 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है। तो दोस्तों 2022-23 की बात है तो ये 23%, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का भी डाटा इसमें आपको मिल जा रहा है। अब यहाँ पे देख लें 2022-23 में उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का कितना योगदान रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 30% का, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है, 2022-23 में उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान था वो कितना है। तो दोस्तों 46% का, ठीक है। तो याद रखिएगा कितना, 46% का। 2022-23 में कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और सेवाओं में, ठीक है, मौजूदा कीमतों पर कितनी % की वृद्धि हुई थी। तो दोस्तों 10%, 22% और 12%। अब ये 2022-23 से आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का भी डाटा आपके एग्जाम में लेके प्रश्न बनाया जाता है, ठीक है। आइए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अब यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में शिक्षा पर अपने व्यय का कितना आवंटित किया है। तो दोस्तों ये याद रखने वाली बात है, 14.6%, कितना, 14.6%, ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में स्वास्थ्य पर अपने व्यय का कितना आवंटित किया है। दोस्तों 6.2%, स्वास्थ्य पे कितना, 6.2%, ठीक है, याद रखिएगा सभी। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, हमने क्या देखा, स्वास्थ्य पे व्यय 6.2% का। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में ग्रामीण विकास पर अपने व्यय का कितना आवंटित किया है। तो दोस्तों 5.2% का, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 के माध्यम से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में कृषि पर अपने व्यय का कितना आवंटित किया है। तो दोस्तों कृषि पे 3.1%, ठीक है, अपने बजट का 3.1% आवंटित किया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार पर कुल बकाया देनदारी कितनी है। दोस्तों 32.7% जीएसडीपी का, ठीक है। तो आप याद रखेंगे बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार पर कुल बकाया देनदारी 32.7% का है, ठीक है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में जीएसडीपी के राजस्व अधिशेष का कितना % अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों 2.97% का, ठीक है। तो याद रखेंगे ये बात हो रही है राजस्व अधिशेष की, मतलब इस बारी जैसे होता है ना कि डेफिसिट, राजस्व जो प्रभावी घाटा होता है या फिर राजस्व घाटा होता है, उसमें दोस्तों इस बारी इंक्रीमेंट का अनुमान लगाया गया है, ठीक है, कितने का, 2.97% का, ठीक है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में जीएसडीपी के राजकोषीय घाटा की बात हो रही है, तो ये कितने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों ये 3.46% का, ठीक है। राजकोषीय घाटे का कितने % का अनुमान है, 3.46 का। लेकिन वहीं पे जीएसडीपी में राजस्व का जो अधिशेष है उसका 2.97% का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2027-28 में जीएसडीपी का कितना % राजकोषीय घाटा कम करना है। तो दोस्तों 2.8%, ठीक है। तो 2027-28 तक 2.8% जीएसडीपी का जो राजकोषीय घाटा है वो घटा देना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 22 देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में जीएसडीपी के प्राथमिक घाटे का कितना % का अनुमान लगाया गया। तो दोस्तों प्राथमिक घाटा होता क्या है वो मैं समझाऊंगा। 1.31% का अनुमान लगाया गया है जीएसडीपी के प्राथमिक घाटे का। तो अगर हम फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते हैं तो जो घाटा निकल के आता है उसको हम प्राथमिक घाटा कहते हैं, ठीक है। और ये 1.31% का अनुमान लगाया गया है 2024-25 में।
उम्मीद करूंगा याद रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 23 देखें, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कितने नए मेडिकल कॉलेज के लिए 964 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये है 14, ठीक है। तो याद रखेंगे कितने नए मेडिकल कॉलेज, 14 मेडिकल कॉलेज, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? दोस्तों नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए अगर आप देखें तो ये 7,350 करोड़ रुपए के, ठीक है, बजट का प्रावधान या धनराशि का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 के अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर कम होकर कितने प्रतिशत रह गई है? दोस्तों 2.4% केवल रह गई है। प्रश्न नंबर 26 के माध्यम से आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिलाओं की पेंशन राशि 500 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो दोस्तों ये 1,000 रुपये कर दी गई है, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तार नए शहर पहल के तहत टाउनशिप विकसित करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, 3,000 करोड़ रुपए। क्या करने के लिए? नए शहर पहल के तहत टाउनशिप विकसित करने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का धनराशि आवंटित किया गया। प्रश्न नंबर 28 देखें आप, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में ग्राम पंचायतों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस योजना या योजनाओं के तहत कुल 460 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सभी के सभी, ठीक है। राज्य कृषि विकास योजना पे भी ये 460 करोड़ खर्च होगा, विश्व बैंक सहायता प्राप्त यूपी कृषि योजना के अंतर्गत, और उसके बाद स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित वर्षा गेज योजना, ठीक है, इन सभी पे खर्च होने वाला है। तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में ग्राम पंचायतों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं हैं जिनके तहत 460 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, तो ये सभी योजनाएं हैं, ठीक है। राज्य कृषि विकास योजना, उसके बाद विश्व बैंक सहायता प्राप्त यूपी कृषि योजना, और स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित वर्ष गेज योजना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। और कितना है? 460 करोड़ का बजट है। प्रश्न नंबर 29 के रूप में देखिए, निम्नलिखित में से किस योजना में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है। बाकी निःशुल्क बोरिंग योजना में, उसके बाद अंबेडकर विशेष रोजगार गारंटी योजना में, ठीक है, और उसके बाद ग्राम विकास योजना में, चीफ मिनिस्ट्री समग्र ग्राम विकास योजना में, इन सब में उत्तर प्रदेश क्या है? फर्स्ट पे है। लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में फर्स्ट पे नहीं है। आप कमेंट करके एक बारी बताएंगे कि फर्स्ट पे कौन स्टेट है डीबीएस में, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 30 पे, तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो अगर आप अभी जस्ट ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं तो आपको इसका लाभ मिला होगा। उत्तर प्रदेश 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास निर्मित हुए? तो दोस्तों 47.82 लाख, ठीक है, 47.82 लाख आवास निर्मित हुए। किस योजना के अंतर्गत? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ठीक है, 2023 तक। उसके बाद प्रश्न नंबर 32 के रूप में देखें, वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र में, ठीक है, कितनी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा 15% का वृद्धि, ठीक है, 15% के वृद्धि का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 33, उत्तर प्रदेश में 2023 तक कितने घरों तक नल से पेयजल आपूर्ति का विस्तार हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 72%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपसे प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में 2023 तक कितने घरों तक नल पेयजल आपूर्ति का विस्तार हुआ? तो 72%, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में प्राथमिक शिक्षा के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया? तो दोस्तों ये है 76,035 करोड़ रुपए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा किसके लिए? प्राथमिक शिक्षा के लिए, ठीक है, कितना? 76,035 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 35 देख लें, उत्तर प्रदेश में कुंभ संग्रहालय की स्थापना कहाँ होगी? तो जाहिर सी बात है प्रयागराज में होगी। ये तो प्रश्न आप वैसे भी कर लेते हैं ना। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के लिए नाथ कॉरिडोर कहाँ पर बनाया जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है बरेली, ठीक है, तो बरेली में बनाया जाएगा नाथ कॉरिडोर, तो याद रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 37 देख लीजिए क्या है, अक्टूबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया? तो दोस्तों 37 लाख। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 38 देख लीजिए, वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया? दोस्तों 400 करोड़ रुपए का, ठीक है,
तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 39 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य में हवाई पट्टी के विकास के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो मित्रों याद रखेंगे कितना, 1100 करोड़ रुपए का, ठीक है। और उत्तर प्रदेश बजट का लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन के रूप में, उत्तर प्रदेश ने 2024-25 में सब्सिडी पर 28,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया है, जो वर्ष 2027-28 तक बढ़कर कितना होने का अनुमान है? तो दोस्तों ये हो जाएगा वर्ष 2027-28 तक 37,268 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के जो बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो आपने देख लिए हैं, ठीक है। अब आपके एग्जाम में ना प्रश्न अगर इतना सब कुछ आप सीख लेते हैं और आत्मसात कर लेते हैं तो प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला टॉपिक इसमें जो महत्वपूर्ण है हमारा उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, है ना, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके ऊपर, ठीक है। आइए कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएं हैं दोस्तों, वहां से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से एक दो प्रश्न बनेंगे। तो 2024 के जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और अभी तक जो सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं उत्तर प्रदेश में चली हैं उनको हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ना। तो इसमें देखिए मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना, अब इसका उद्देश्य क्या है, इससे जुड़ी बातें क्या हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 22 फरवरी 2021 को की गई थी, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। योजना के तहत महिलाओं को कुटीर उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना। जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर 2 समितियां इसके लिए गठित की जाएंगी। यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके कल्याण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, ठीक है। अब देखिए हम देख लेते हैं बीसी सखी योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में रहा है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए बीसी सखी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट यानी कि बीसी सखी की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। अब बीसी सखी घर घर जाकर क्या करेंगी, डिजिटल लेन देन की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। रुपए का लेन देन कराने पर बीसी सखी को कमीशन भी मिलेगा। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा 22 मई 2020 को की गई थी। तो बीसी सखी योजना आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें देख ले इस योजना के अंतर्गत किसकी पात्रता रहेगी, ठीक है, कौन एलिजिबल होगा। तो आवेदक महिला उत्तर प्रदेश की एक मूल निवासी होनी चाहिए, ठीक है। महिला आवेदक कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए, यानी जो बीसी सखी बनेगी उनकी पात्रता की बात हो रही है। महिला को बैंकिंग सेवाओं की समझ होनी चाहिए। उम्मीदवार महिला को पैसे लेन देन के लिए सक्षम होना चाहिए। नियुक्ति महिला को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी मोबाइल या टैबलेट चलाने की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। योजना के तहत ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएंगी जो पढ़ी लिखी और जागरूक हों, ठीक है। तो बीसी सखी योजना में अगर आप चाहते हैं उसमें एज ए मतलब वर्कर, एज ए मतलब सर्विस प्रोवाइडर, तो आप ये सारी एलिजिबिलिटी आपको रखना होगा। अब इसमें लाभ देखिए क्या है, इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के गाँव में रहने वाली महिलाओं को मिलेगा। बीसी सखी गाँव में लोगों की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी, महिलाओं को बैंक के प्रति जागरूकता सिखाएंगी और बताएंगी। बीसी सखी के तहत चुनी गई महिलाओं को 6 महीने तक प्रति माह 4,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, ठीक है। और इसके अतिरिक्त लोगों से बैंकिंग लेन देन कराने पर ट्रांजैक्शन आधारित कमीशन भी दिया जाएगा। बीसी सखी को डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराए जाएंगे। डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बीसी सखी को 50,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी, ठीक है। तो ये सभी फ़ायदा बीसी सखी योजना के जो मतलब इसमें एज ए एम्प्लॉय वर्क करेंगे उनके लिए हैं। अब देख लीजिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पहल के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में कितने करोड़ का, 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपके जो नया बजट है उसमें 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं MUV योजना के अंतर्गत, यानी मुख्यमंत्री युवी उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत, ठीक है। इस योजना का लक्ष्य हर साल 1 लाख युवाओं या जो उद्यमी युवा हैं, ठीक है, उनमें 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई मतलब इंडस्ट्री या फिर कोई ऐसा उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 5 लाख रुपए की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आप आ जाइए उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत और नेपाल के बीच में एक पहल है, तो आप इसको याद रखे जाएंगे एग्जाम में।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में हरियाली बढ़ाने, भूजल स्तर सुधारने और विरासत के प्रति गौरव की भावना विकसित करने के उद्देश्य से उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना शुरू की है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य हरियाली को बढ़ावा देना है, जिससे भूजल स्तर में सुधार, पर्यावरण की गुणवत्ता में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सके। ठीक है। उपवन योजना के तहत राज्य सरकार ने 70 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट आवंटित किया है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है। कितना दोस्तों? 70 करोड़ का। ठीक है। और इन योजनाओं से बेहतर पर्यावरण, स्वच्छ हवा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना होगा। ठीक है। अब वृक्षारोपण जन अभियान 2024 की बात कर लेते हैं। अब इसमें मित्र वन पहल क्या है? ठीक है, ऐसा प्रश्न बनेगा। तो वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है। मित्र वन यूपी और पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश वन विभाग पड़ोसी राज्यों और देश के साथ मिलकर हरियाली बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है। इसमें 35 करोड़ पौधे लगाने का काम किया जा रहा है। ठीक है। तो याद रखेंगे, मित्र वन पहल भारत और नेपाल की मिलीजुली भगत है। ठीक है। और इसमें 35 करोड़ पौधे लगाने का काम किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नंद बाबा दूध मिशन योजना है एक, इसको जान लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी शुरुआत की है। इस योजना के तहत 8 से 12 लीटर दूध देने वाले गायों के पालकों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 12 लीटर से अधिक दूध देने वाली गायों के पालकों को 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें बजट 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत 74 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यह योजना पशुपालन को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ठीक है। तो नंद बाबा दूध मिशन योजना आप याद रखेंगे। उसके बाद यूपी महिला सामर्थ्य योजना 2023 क्या है? तो आरंभ होने की तिथि इसकी क्या है? 22 फरवरी 2021। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नोडल विभाग इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश है। ठीक है। इसमें दोस्तों यूपी महिला सामर्थ्य योजना में। ठीक है। इसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर पहले कुछ टिप्पणी किए हैं। महिला सामर्थ्य योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा और योजना के तहत दूध और दूध से बने उत्पादों के उत्पादन के लिए डेयरी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। तो हमने बात किया था ना कुटीर उद्योग, उसमें रोजगार बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। तो 22 फरवरी 2021 को ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है। तो याद रखेंगे 22 फरवरी 2021। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए महिलाओं के डेयरी प्लांट संचालन के साथ साथ मशीनों के माध्यम से मक्खन, दही, घी सहित अन्य उत्पाद बनाने का ट्रेनिंग दिया जाएगा। किसमें? यूपी महिला सामर्थ्य योजना 2023 में। स्टार्ट 22 फरवरी 2021 को किया गया था। स्कूल चलो अभियान। ठीक है। अब ये 4/4/2022 को, मतलब एक तरह से देखें कि 4 अप्रैल 2022 को, ठीक है, स्टार्ट किया गया था। श्रावस्ती जिले से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। विभाग उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, ठीक है, इसके अंतर्गत है और योग्यता 6 से 14 साल का हर बच्चा स्कूल चलो अभियान में शामिल होगा। उद्देश्य क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा और मौलिक अधिकार को पूरा करना है। ठीक है। तो हमने देखा था ना 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो हुआ था 2000 में। तो उससे क्या हुआ? एक अनुच्छेद 21A आया जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और जो 45 अनुच्छेद में है, ठीक है, DPSP में, तो वहाँ पे क्या है, अब 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाएगा, मतलब उनको मुफ्त शिक्षा, उनके खान पान की व्यवस्था, ठीक है, और उनके पोषण की भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। तो स्कूल चलो अभियान भी आपने देख लिया। यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है? यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक है। ये अक्टूबर 2017 में स्टार्ट हुआ था इसका और समाज कल्याण विभाग के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। पात्रता केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए ही है। ये वार्षिक आय अगर किसी का 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है, ठीक है, जिस फैमिली का, और उसमें पात्र जोड़ों में अगर बात करें गरीबी रेखा से यानी बिलो पॉवर्टी लेवल परिवार से विधवा और तलाकशुदा व्यक्ति शामिल हैं। ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसमें क्या है, जोड़ों में गरीबी रेखा से नीचे जो परिवारों से विधवा और तलाकशुदा व्यक्ति इसमें शामिल हैं और दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़े सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है। तो पात्रता के लिए क्या है, केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, और वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। पात्र जो है जोड़ों में अगर बात करें तो गरीबी रेखा से नीचे परिवारों से अगर कोई विधवा और तलाकशुदा व्यक्ति शामिल हो। ठीक है।
तो ये पात्रता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें उसके लिए मतलब जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, उसका उद्देश्य क्या है? राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर जोड़ों के विवाह, ठीक है, जोड़ों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देना, प्रति जोड़े 51,000 रुपये की सहायता राशि आवंटित करना, जिसमें 35,000 रुपये सीधे क्या होगा, लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, यानी कि लड़की के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित जोड़ों के लिए विवाह को सुलभ और समर्थ बनाना, ठीक है। ये है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजना क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजना 2015 में स्टार्ट की गई थी। विभाग महिला एवं बाल विभाग है, ठीक है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजना के लिए पात्रता क्या है? यह योजना उत्तर प्रदेश के निवासी महिलाओं और लड़कियों के लिए है। इसके लिए शर्तें क्या है? तो दोस्तों इसमें क्या है, प्राप्त करने के लिए जो पीड़ित को दहेज, हत्या और जघन्य अपराधों जैसे अपराधों के लिए निर्दिष्ट धाराओं के तहत एफआईआर पंजीकरण के माध्यम से साबित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ये अर्हता है, ठीक है। और राज्य पुलिस के आंकड़ों के आधार पर पात्रता एसिड हमलों, बलात्कार, पोस्को या यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों तक भी फैली हुई है, ठीक है। तो इसमें यूपी रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत ये पात्रता है अगर किसी को सम्मानित किया जा रहा है महिला एवं बाल विभाग के लिए। ये दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखने के लिए आए कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजना, तो होता क्या है, बहुत सारे लोग एसिड अटैक के, ठीक है, शिकार हो जाते हैं, बलात्कार, पोस्को, यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में संलिप्त मिल जाते हैं, ठीक है, जो मतलब इससे भुगते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मतलब क्या हो कि मतलब उनका जीवन स्तर बिल्कुल बेकार ना हो, तो उसको सुधार के लिए ये योजना लाई गई थी, ठीक है। कब? 2015 में। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विभाग के द्वारा, ठीक है। तो याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है और इसमें क्या क्या लाभ मिलेगा वो भी जान लीजिए। 3 तलाक के मामलों में मुस्लिम महिलाओं के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा इसमें मतलब उठाएगी, ठीक है। तो उठा चुकी है, वैसे इसके ऊपर तो फैसला आ चुका है, बात 2015 का है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा लिखावट में इधर उधर है। यहाँ पे देखें कक्षा 6 की अगर है कोई तो 3,000 रुपये, कक्षा 8 में 5,000 रुपये, कक्षा 10 में 7,000, कक्षा 12 में 8,000 रुपये और 21 साल की उम्र पूरी होने पर लड़की को एक मुश्त 1,00,000 रुपये दिए जाएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत फैसिलिटी दी जा रही है। तो आप देखेंगे 6 से लेकर 12 तक, ठीक है, 6, 8 और 10, 12, तो 6 से 8 तक कितना? 3,000, 8 से 10 कितना है? 5,000, 10 से 12 क्या है? 7,000, 12 से लेके 21 क्या है? 8,000, ठीक है। और जब 21 साल पूरा हो जाएगा लड़की का तो 1,00,000 रुपये उसको दिए जाएंगे, ठीक है। तो जिससे उसके जीवन में ना बहुत सारा मतलब ऐसे होता है ना कि उसको ऐसा निराशा ना हो और वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट डिप्रेशन में ना जाए, ऐसा अगर उसके साथ हुआ है तो 21 साल की उम्र पूरी होने पर लड़की को 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। और हिंसा से पीड़ित महिलाओं के नाबालिग बच्चों को रख रखाव के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी। शिक्षा और पुनर्वास की बात करें तो हिंसा से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों के लिए पुनर्वास सहायता भी प्रदान किया जाएगा, महिलाओं को चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी, ठीक है। ये सभी उद्देश्य हैं उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजना का, ठीक है। बाल श्रमिक विद्या योजना क्या है? तो इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी, ठीक है। और पात्रता इसमें क्या है? आवेदक उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना चाहिए बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत। इसमें 8 से 18 वर्ष, ठीक है, ये पात्रता है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए और 8 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड, आवेदक का आधार कार्ड होना आवश्यक है। उद्देश्य क्या है? योजना का प्राथमिक लक्ष्य आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ठीक है। यह योजना बच्चों में मुख्य धारा में शामिल करने की सुविधा प्रदान करती है और साथ ही शिक्षा और वित्तीय सशक्तिकरण दोनों को बढ़ावा देती है। वित्तीय सहायता की बात करें तो योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके और क्या हो, भविष्य में वो आत्मनिर्भर बने, ठीक है। तो ये बाल श्रमिक विद्या योजना का उद्देश्य है, ठीक है।
अब यहाँ पे इसमें देख लें क्या क्या पैसों वाला मैटर है। तो लड़कों को प्रति माह 1,000 रुपये इसमें मिलते हैं और लड़कियों को 1,200 रुपये प्रति माह मिलते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें कक्षा 8 से 10 तक के छात्र अपनी शिक्षा का समर्थन करने के लिए, ठीक है, उनको शिक्षा का समर्थन करने के लिए 6,000 रुपये के लिए भी वे पात्र हैं। इसमें पहचान प्रक्रिया क्या है बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत? तो श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पहचान की जाती है इसमें, ठीक है। निरीक्षण ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों, चाइल्ड लाइन या स्कूल प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना के बारे में, यानी डेस योजना। तो शुरुआत इसकी 22 अप्रैल 2022 को हुई। कब? 22 अप्रैल 2022 को हुई, ठीक है। विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। इसके लिए पात्र कौन है, एलिजिबल कौन है? तो भारत के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा, ठीक है। तो भारत के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अनुसूचित जाति के छात्रों को डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। कोचिंग के लिए प्राथमिकता योग्य महिला उम्मीदवारों को दी जाएगी, ठीक है। तो याद रखेंगे कोचिंग के लिए प्राथमिकता इसमें योग्य महिला उम्मीदवारों को दी जाएगी। यदि आवश्यक हो तो पुरुष और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए भी प्रावधान इसमें किया जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना का उद्देश्य क्या है आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। कोचिंग के लिए इसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी? योग्य महिला उम्मीदवारों को, ठीक है। और ये विशेषकर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए की जा रही है स्टार्ट। अब यहाँ पे देखें उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन क्या है। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना 2022 के अंतर्गत, ठीक है, आई थी, आप याद रखेंगे। और विभाग कौन सा है? व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग, ठीक है। तो यूपी कौशल विकास मिशन व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के अंतर्गत आता है। यूपीएसडीएम उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से कौशल विकास के लिए कार्यान्वित एजेंसी है। क्या दोस्तों? यूपीएसडीएम, यूपीएसडीएम यहाँ पे देख रहे हैं ना आप ऊपर, यूपीएसडीएम 2022 के अंतर्गत, ठीक है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, ठीक है। अब यहाँ पे पात्रता क्या है? विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए ये, और इसमें लक्षित आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष है, ठीक है। उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड योजना क्या है? तो दोस्तों यह पहल उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, जिसका उद्देश्य पात्र परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभ प्रदान करना है, ठीक है। पात्रता क्या है? राशन कार्ड का डाटा उपयोग करके प्रक्रिया को सरल बनाने और सभी सरकारी योजनाओं को एकीकृत करने के लिए कार्ड दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ आधार वैध राशन कार्ड धारक, जो राज्य के लगभग 60% को कवर करते हैं, तुरंत परिवार कल्याण कार्ड के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड की बात हो रही है। चलिए अब हम अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के ऊपर भी बात करते हैं। चलिए अन्य योजनाओं में देखिए उत्तर प्रदेश वंदे मातरम योजना 2024 की है। अब इसमें हम शॉर्टली देखेंगे। इसमें देखिए ये 2004 की है, मैंने 2024 बोला, दैट इज़ माय मिस्टेक। अब यहाँ पे उद्देश्य देखें, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सहायता में 5,000 रुपये तक की सुविधा इसमें दी जाएगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश वंदे मातरम योजना 2004 के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090 योजना नवंबर 2012 में आई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं की सुरक्षा और उनमें जागरूकता के लिए वह महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सख्ती से रोकने से संबंधित था, ठीक है। तो वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090 याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। कब आई थी ये? 2012 में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना 2018। इसका उद्देश्य क्या है? हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना। हस्तशिल्पों को राज्य सरकार के द्वारा 500 रुपये प्रति मासिक जो पेंशन देने से संबंधित है। उसके बाद देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश भाग्यश्री लक्ष्मी योजना, ये 2017 की योजना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रोत्साहन देना, जिससे बालिका भ्रूण हत्या न हो। इस योजना के तहत राज्य गरीब परिवारों को प्रत्येक बालिका के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बेटी के जन्म के समय 50,000 रुपये दिए जाएंगे, जो मेच्योर होकर 21 साल की उम्र में 2 लाख रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे। और माँ को बेटी के जन्म के समय में कितना होगा? इसको कितना दिया जाएगा माँ को? तो 5100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो
याद रखिएगा। प्रश्न नंबर टॉपिक नंबर इसमें देखें, वैसे तो हमने बहुत सारी योजनाएं देख ली थी, अब इसमें सीक्वेंस है तो 5वें नंबर का देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2017 की, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। 51,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी, जिसमें 35,000 डायरेक्ट मतलब लाभ प्राप्त करेगी लड़की जिसकी शादी होगी उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 10,000 की वैवाहिक सामग्री क्रय करने तथा 6,000 आयोजन हेतु धनराशि प्राप्त होता है इसमें, ठीक है, तो देख लेंगे आप। उसके बाद देखें महिला कौशल विकास केंद्र योजना 2017, तो इस योजना के तहत तलाकशुदा महिलाओं को पुनर्निवास, कौशल प्रशिक्षण व आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है, ठीक है। इसके अंतर्गत युवाओं को फैशन डिजाइनिंग, ठीक है, मोटर वाहन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन, हेल्थ केयर आदि में ट्रेंड किया जाता है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत 34 क्षेत्रों के 283 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, किसमें महिला कौशल विकास केंद्र योजना 2017 में जो आई थी। उसके बाद देखें गंगा हरितम योजना जो 7 अप्रैल 2018 को आई थी। इसका उद्देश्य है गंगा को प्रदूषण से मुक्त करना, ठीक है, और उसके जो 27 जनपदीय तटीय मतलब एक तरह से जनपद हैं उनको वृक्षारोपण करवाना तटों पे, ठीक है, उससे संबंधित है गंगा हरितम योजना। उसके बाद देख लें एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी। इसका उद्देश्य क्या था? प्रदेश के लघु उद्योग एवं मध्यम उद्योग को हस्तशिल्प में बढ़ावा देना व कार्य विशेष रूप में जिले की पहचान से ये संबंधित था, ठीक है। उसके बाद देखें क्या है एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018, इसको हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद गोवंश आश्रय स्थल योजना 2019 की है, ठीक है। आवारा पशुओं को आश्रय देने से संबंधित पशुओं की चारे पानी की व्यवस्था के लिए 900 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये इसका कर दिया गया है, ठीक है। आवारा पशुओं को आश्रय देने से ये संबंधित है। प्रदेश में 6,874 गोवंश आश्रय स्थल, 11,75,000 से ज़्यादा निराश्रित गोवंश को रखा गया है, ठीक है। भारत और उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्थापित हुआ, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों? मुजफ्फरनगर में। उसके बाद देख लें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये क्या है? ये 25 अक्टूबर 2019 की एक योजना है जिसके अंतर्गत क्या होगा, बच्चियों को जन्म से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने तक 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता जो पहले 15,000 रुपये थी ये प्रदान की जाएगी। इस धनराशि का उपयोग बालिकाओं के शैक्षणिक सहायता से संबंधित है। कितना दोस्तों? 25,000 रुपये। उत्तर प्रदेश किशोरी बालिका योजना 2019 कब आई थी दोस्तों? 2019 में, ठीक है। उद्देश्य क्या है? योजना के तहत 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करना है। इस योजना के अंतर्गत स्कूल न जाने वाली लड़कियों को शामिल किया गया तथा बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक कर उन्हें पोषण आहार प्रदान किया जाएगा ताकि उनका समग्र विकास हो सके। 12 नंबर का देखिए क्या है, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान जो जून 2020 में आई, ठीक है। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान, इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी से निपटना और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मजदूर कामगारों के रोजगार से ये संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिए बाल श्रमिक विद्याधन योजना 2020 का है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिक परिवारों के बच्चों को अच्छी जीविका प्रदान करना, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? बाल श्रमिक विद्याधन योजना। कब की है? 2020 की है, ठीक है। अब शिक्षा में प्रोत्साहन प्रदान करने से संबंधित बाल श्रम निषेध दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 12 जून को, ठीक है। 12 जून को क्या मनाया जाता है? बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद अगर आप देखेंगे 24 में भी तो बच्चों से ऐसे खतरनाक जगह पे आप जॉब नहीं करवा सकते, उसके अगेंस्ट वो उनको प्रोटेक्ट करता है। एक जिला एक खेल योजना 1 दिसंबर 2022 से, ठीक है, स्टार्ट हुई है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने व बेहतर प्रशिक्षण देकर राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्षम बनाने से संबंधित है, ठीक है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना फरवरी 2021 की देख लें अगर हम, तो इसका उद्देश्य क्या है अभ्युदय योजना का? ऐसे सभी छात्रों को इसमें निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है जो परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन वो आर्थिक स्थिति मतलब उनकी ठीक नहीं है, ठीक है। मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना, ये तो हम बात कर चुके हैं, 2021-22 का है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 का है। इस योजना के माध्यम से सभी बच्चों यानी कि जो मतलब पैदा होने से 18 वर्ष 0 से 18 वर्ष की मतलब जिनकी एज है, ठीक है। अब इसमें क्या है, उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जो 0 से 18 वर्ष के हैं
और जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई थी। ये योजना कब की है? 2021 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल क्या है? सेवा योजना। सभी पात्र बच्चों को पालन पोषण के लिए प्रति माह 4,000 रुपये सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता बच्चे के वयस्क होने तक प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लड़कियों की शादी 1,01,000 रुपये की आर्थिक सहायता से प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, अगर आपसे प्रश्न बने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लड़कियों का अगर शादी हो रहा है तो कितने का आर्थिक सहायता मिलेगा? तो 1,01,000 रुपये। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मिशन शक्ति कार्यक्रम क्या है? तो इसको भी देख लीजिए। मिशन शक्ति कार्यक्रम ये अक्टूबर 2020 का एक कार्यक्रम है। यह एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। यह महिला की सुरक्षा, बचाव और सशक्तिकरण से संबंधित है। इसकी अवधि 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए है। ठीक है, 2021-22 से 2025-26 तक के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मिशन शक्ति कार्यक्रम अक्टूबर की अगर इसी में देखें 2020 का योजना है। यह एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। यह महिलाओं की सुरक्षा, बचाव और सशक्तिकरण से संबंधित है। इसकी अवधि 2021-22 से 2025-26 तक, ठीक है, 5 वर्षों के लिए है। आप याद रखें कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। राज्य का पहला मिशन शक्ति कैफे कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो दोस्तों गोंडा में अक्टूबर 2023 में। ये देखिए मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ही है। इसे मतलब इस संचालित कैफे का लक्ष्य न केवल इन महिलाओं को सशक्त बनाना है बल्कि छात्रों को पौष्टिक भोजन भी प्रदान करना है। निर्भया एक पहल, ठीक है, 29 सितंबर 2021 का एक अभियान है। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा में सुधार लाना तथा महिलाओं में उद्यमिता कौशल को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। निर्भया फंड 2013, इसका उद्देश्य महिला सुरक्षा से जुड़ी जो योजनाएं शुरू है, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करना और रेप पीड़िताओं को आर्थिक मदद देना है। ठीक है, किसका? निर्भया फंड। ठीक है, ये कब का है? 29 सितंबर 2021 का। मेधावी सम्मान यानी मेधावी छात्र पुरस्कार योजना 2022-23। अब इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? योजना के तहत राज्य के गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य के ऐसे छात्र जो पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, तो इस योजना के तहत उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, शारदा कार्यक्रम यानी स्कूल हर दिन आए 2023 अभियान का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत 7 से 17 वर्ष के बच्चों को सम्मिलित किया गया, चिन्हित किया गया है जो झुग्गी झोपड़ी और ईंट भट्ठों कारखानों में लीन रहते हैं। ठीक है, तो स्कूलों में शिक्षित किया जाएगा उनको। ठीक है, इस उद्देश्य से शारदा कार्यक्रम 2023 मतलब एक तरह से एक पहल की गई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश जो प्रोजेक्ट प्रवीण है 2023-24 का, इसका उद्देश्य माध्यमिक स्कूलों के 10वीं से 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए उनकी स्कूली शिक्षा के दौरान ही कौशल विकास मिशन के सर्टिफिकेशन कोर्स को संचालित करना है, जिससे अगर कोई विद्यार्थी अपनी शिक्षा के बीच में ही छोड़ देता है तो रोजगार व नौकरी प्राप्त करने में मदद मिल सके। देखिए जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, इसके ऊपर बात कर चुके हैं। किसान पाठशाला योजना देखिए क्या है? 2018 की योजना है। इसका उद्देश्य है द मिलियन फार्मर्स स्कूल किसान पाठशाला के अंतर्गत बागवानी, आपदा प्रबंधन, फसल अवशेषण प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, नवीनतम कृषि तकनीकी आदि के बारे में शिक्षित करने से संबंधित है। ठीक है, एक जिला एक खेल योजना। ठीक है, ये 1 दिसंबर 2022 को स्टार्ट किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। विभाग कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक खेल योजना उन युवा खेल विकास के लिए शुरू की गई है जिन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, बेहतरीन प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सरकार उन प्रतियोगियों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगी? ट्रेन करेगी, सक्षम करेगी। देखिए अब कुछ छोटे मोटे प्रश्न आपके सामने आएंगे और क्या करना है आपको? जल्दी जल्दी से इनका जवाब देना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। पहला प्रश्न है क्या उत्तर प्रदेश भाग्यश्री लक्ष्मी योजना के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों कितनी? 50,000। ठीक है, और किस लिए इसका उद्देश्य क्या था? कि जो मतलब बच्चियों का एक तरह से भ्रूण हत्या ना हो। ठीक है,
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बात हो गई, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, ऐसा प्रश्न है। मुझे लगा कि अगले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये 2019 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, ठीक है। उद्देश्य क्या है, इसके अंतर्गत बच्चियों को जन्म से कक्षा 12वीं तक पढ़ाई पूरी करने तक 25,000 रुपये, ठीक है। इसकी आर्थिक सहायता जो पहले 15,000 रुपये थी बढ़ा के 25,000 कर दी गई है। कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किस योजना को चलाया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। उत्तर प्रदेश में को बढ़ावा देने के लिए कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षिक मानक को बढ़ावा देने के लिए। प्रदेश सरकार द्वारा निर्भया एक पहल नामक योजना की शुरुआत कब की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2021 में, ठीक है। तो निर्भया एक पहल है, ठीक है, 29 सितंबर 2021 को आया और उद्देश्य क्या है, महिलाओं की सुरक्षा में सुधार लाना तथा महिलाओं में उद्यमिता कौशल को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। निर्भया फंड 2013, इसका उद्देश्य महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं, ठीक है, शुरू करना और रेप पीड़िताओं को आर्थिक मदद करना। किसका? निर्भया फंड 2023 का उद्देश्य है। गंगा हरितम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त वृक्षारोपण करना, ठीक है। उसके बाद कोरोना महामारी में अनाथ हुए बालकों की विवाह अनुदान सहायता है तो प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश बालिका, ठीक है, उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना के तहत कितने रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1,01,000 रुपये। ये तो हमने देखा था। राज्य सरकार द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश के भाग्यश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश भाग्यश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश की भाग्यश्री लक्ष्मी योजना 2017 की बात करें तो लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रोत्साहन से संबंधित बालिका भ्रूण हत्या से बचाव, ठीक है। प्रदेश में महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान मिशन शक्ति की शुरुआत कब की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2020 में। तो मिशन शक्ति कार्यक्रम अक्टूबर 2020 में, ठीक है, स्टार्ट की गई थी। उद्देश्य यह एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। कौन सा? महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान मिशन, ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा, बचाव और सशक्तिकरण से ये मतलब ये जो योजना है मिशन शक्ति, तो ये महिलाओं की, ठीक है, सुरक्षा, बचाव और सशक्तिकरण से संबंधित है। इसकी अवधि 2021 से 22 तक थी, अब ये 2025 से 26 तक चलेगी। उत्तर प्रदेश के पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोंडा में, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट आंसर है 2024 में। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रदेश में एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2022 में। प्रदेश सरकार द्वारा गरीब बच्चों के आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा में आर्थिक सहायता देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इस योजना का नाम है मेधावी सम्मान छात्र पुरस्कार योजना। वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090 योजना उत्तर प्रदेश में कब संचालित की जा रही है? कब से? तो दोस्तों ये कब से संचालित हो रही है? तो ये संचालित हो रही है 2012 से। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शूटिंग, ठीक है। तो एक जिला एक खेल योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बांदा जिले का कौन सा खेल दिया गया है? तो शूटिंग, ठीक है। चलिए इस तरह से जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं और उनका एक छोटा मोटा टेस्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब हम अगले पार्ट में अन्य सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करेंगे। उम्मीद करूंगा यह वीडियो सेशन और ये सारे क्लासेस, सारे कंपोनेंट आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए एकदम बिल्कुल जुड़े रहिए, मोटिवेटेड रहिए और 3-4 दिन बचा है, खूब रिविजन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।